हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, आज सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं और बिल्कुल मैराथन है। प्लीज आप एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए, एक विद्युत बल्ब 220 वाट आपूर्ति पर 200 वाट शक्ति देने के लिए बनाया गया है, तो बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है बच्चों, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आप यूं आसानी से 1 मिनट में कर सकते हो। सबसे पहले दिया है, हल करते समय जो भी दिया रहे उसको लिखना है। क्या दे के रखा बच्चों? विद्युत बल्ब 220 वाट दे के रखा है, यानी VRMS रूट मीन स्क्वायर दिया है। इसका मान है आपका 220 वोल्ट, है ना। तो यहां पर लिख सकता हूं 220 वोल्ट। वाह, W मतलब यहां पर शक्ति दे के रखा है, पावर दे के रखा है। पावर कितना है आपका? 200 वाट। तो बच्चों इस प्रतिरोध का फार्मूला होता है R बराबर V² RMS अपान P। ठीक है, अब इस पे आप क्या करो, वैल्यू पुट करो, तो ये आपका हो जाएगा 220 का स्क्वायर बटा बच्चों यहाँ पे 200 हो जाएगा। अच्छा, इसको कैलकुलेट करोगे तो 220 गुणे 220 दो बार हो जाएगा कि नहीं, नीचे 200 है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया बच्चों। 2 से काटोगे तो 11 हो जाएगा। फिर इसको कैलकुलेट करो, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 1 23, इतना आ गया। प्रतिरोध है बच्चों, इसलिए आप यहाँ पर लिख दोगे ओम। दिस इज आंसर, है ना, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, सिमिलर है, सेम क्वेश्चन वही आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें बोला है धारा का मान निकालना है। तो धारा का मान निकालने के लिए आपके पास होना चाहिए जो आपका मान लीजिए V है, V का मान और प्रतिरोध का मान। तो हल करने का तरीका वही है बच्चों, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा। दिया है, क्या दे के रखा है बच्चों? यहाँ पर VRMS दिया है, ठीक है। कितना है आपके पास? 220 वोल्ट। और बच्चों यहाँ पे आपके पास पावर दिया है, शक्ति दे के रखा है। कितना आपका? 200, है ना, वाट शक्ति है, 200 वाट। तो आपको पता है कि R बराबर होता है V² RMS अपान P। मतलब यहाँ पे बच्चों आपने कैलकुलेट किया था 220 गुणे 220 बटा 200, जीरो से जीरो कट जाएगा, 11 दूना 22, आंसर आएगा आपका 232 ओम। ये आपके पास प्रतिरोध आ चुका है। अब यहाँ पर पूछा है बल्ब में प्रवाहित होने वाले RMS धारा का मान, यानी जो आपका धारा है रूट मीन स्क्वायर वर्ग माध्य मूल मान। तो IRMS का मान जो होता है बच्चों वो होता है आपके VRMS अपान आपका R, है ना, ओम के नियम से V अपान R। इसका मान है आपके पास 220, तो इसको रख दो 220। और इसका मान है बच्चों, यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सा गड़बड़ तो कैलकुलेशन नहीं है। देखो 11 दूना 22, 22 की 2 हासिल 2, 11 दूना 22 और 22 2 24। तो ये आपका थोड़ा सा यहाँ पे देख लेना, ये आपका आया है कितना, ये आपका हो जाएगा 242, है ना। अब इसको कैलकुलेट करोगे बच्चों तो 9 से जाएगा, लगभग 0.9 आएगा एम्पियर। ठीक, ये आपका आंसर आ चुका। कितना सिंपल है। ऐसे छोटे प्रश्न आसानी से बनने चाहिए, क्योंकि बच्चों क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, और आप लोग ऐसे छोटे क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देते हो कि क्यों ध्यान दे भाई, ऐसे छोटे क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाएंगे। अब देखो, एक चीज़ मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि जो आपका ऑब्जेक्टिव है, ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है। ये मत सोचना कि भाई साहब ऑब्जेक्टिव में नहीं दिया जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप एक क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है, यहाँ पर देखो क्या क्या दिया है। सबसे पहले हल करते समय जो भी दिया रहे, एक ऐसी परिपथ में धारा का वर्गमाध्य मूलमान 10 एम्पीयर है। वर्गमाध्य मूलमान मतलब दिया क्या है आपके पास, IRMS रूट मीन स्क्वायर, ये आपके पास है 10 एम्पीयर, ठीक है। आगे बोलो भैया धारा का शिखर मान निकालना है। तो धारा का शिखर मान कैसे निकलता है? संबंध आपको पता होगा, IRMS बराबर शिखर मान I0 अपान √2, ये हो जाता है, सही है कि नहीं। अब बच्चों इसका यदि हमको मान निकालना है I0 का, तो √2 का गुणा करना पड़ेगा, √2 IRMS, बस खत्म कहानी। इसका मान 10 रख दो, तो 10 गुणा √2, बस आंसर है भाई, इसमें कुछ है ही नहीं है। √2 का मान भी रखना है तो 1.414, यही होता है ना। तो हो जाएगा आपका 1.1 अंक के, यहाँ पर 3 अंक के पहले है, 10 का गुणा होगा तो हो जाएगा 14.14 एम्पियर। जी हाँ, ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछ दिए जाते हैं।
छोटे क्वेश्चन है लेकिन पूछ दिया जाता है। फिर आप लोग सोचते हो भाई साहब अरे यार कहाँ से आ गया, सोचते हो ना कि आप लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है, फिर आपको वहाँ पे भटकना रह जाएगा। तो आज का चौथा प्रश्न है बच्चों, किसी प्रत्ययवर्ती एल आर परिपथ में एल और आर जुड़ा है, मतलब आपका प्रेरक कुंडली और प्रतिरोध है। प्रेरकत्व प्रतिघात 3 ओम तथा ओमी प्रतिरोध आपका 4 ओम है। तो भाई परिपथ का प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। चलिए हल करते हैं। आपके पास क्या क्या दे के रखा है। सबसे पहले प्रेरकत्व प्रतिघात, प्रतिघात को x से दर्शाते हैं और बच्चों प्रेरकत्व के लिए तो XL हो जाएगा। इसका मान आपके पास 3 ओम है। कितना ओम है? 3 ओम है। वह सीधा आपके पास किसी चालक तार का प्रतिरोध दे के रखा है 4 ओम है। ये दो वैल्यू आपके पास दिया है, ठीक है। ओम का चाहे आप चिन्ह लिख दो चाहे हिंदी से लिख दो। अब हमें क्या निकालना बच्चों? प्रतिबाधा। प्रतिबाधा का फार्मूला क्या होता है आपको पता है? जब प्रतिरोध और प्रेरक कुंडली जुड़ा हो तो आपका होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, ठीक है। अब आर का मान कितना है बच्चों? 4 है, तो 4 का स्क्वायर और एक्सएल का मान है 3 का स्क्वायर, यानी 4 चौको 16, 3 त्रिकाई 9, मतलब रूट 25, यानी आपका आंसर आ गया बच्चों जेड का मान, ये भी आपका हो जाएगा 5 ओम। कितना सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप लोग रिपीट नहीं करोगे, नहीं पढ़ोगे तो फिर कैसे बनेगा। तो फटाफट हम जितना क्वेश्चन कराते हैं बिल्कुल एक भी मिस नहीं करना है, लगातार तैयार करते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्यवर्ती वोल्टता का समीकरण V बराबर 141 साइन 50 पाई टी है, तो वोल्टेज का वर्गमाध्य मूल मान निकालिए। चलिए कोई बात नहीं है बच्चों, सबसे पहले दिया क्या है हमारे पास, एक समीकरण दिया है V बराबर 141 साइन 50 पाई टी। यदि इसकी तुलना कर दें हम, इसकी तुलना V बराबर V0 या V0 साइन ओमेगा टी से करने पर, इससे यदि करेंगे बच्चों तो बहुत कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे मैं आपसे कह दूं कि यहाँ से आप तुलना करोगे तो V0 बराबर 141 मिल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। मुझे निकालना क्या है? वर्गमाध्य मूल मान, वोल्टेज का वर्गमाध्य मूल मान। अब चूंकि आपको पता है VRMS, चाहे IRMS की बात करो तो आपका I0 अपान रूट 2 होता है, VRMS बराबर V0 अपान रूट 2 होता है, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट कर दो। इसका मान दे के रखा बच्चों 141 V0 अपान रूट 2। तो यदि मैं आपसे कह दूं कि V0 बराबर कितना बताओ, तो इसका आप मल्टीप्लाई कर दोगे। गड़बड़ तो नहीं है कहीं पे? 1 मिनट, उल्टा हो गया। ये हमारे पास VRMS निकालना था, वर्गमाध्य मूल मान निकालना था, इसकी वैल्यू दे के रखा था, है ना। तो एक काम करो, इसको अपान रूट 2 करके VRMS कर दो और इसको काट दो, ठीक है। तो VRMS का मान निकल कर आ जाएगा बच्चों, आपका आता है, इसका मान है 1.414। बस भाग दो, दशमलव हटाओ, 0 ऊपर लग जाएगा, ठीक है। जब आप करोगे तो जैसे मान लीजिए 2 अंक, तो 2 अंक के बाद मान लीजिए से आपका 141 है, यहाँ पे आप मान लीजिए 0 2 बढ़ा दो तो ये हो जाएगा 141.4, एक कम से कट जाएगा, 100 आंसर आ गया। तो VRMS बराबर आपका आ गया 100 वोल्ट, ठीक, खत्म कहानी। यहाँ पे मैं सोचा इसे निकालना है, शिखर मान। शिखर मान नहीं, शिखर मान तो दे के रखा है, मुझे वर्गमाध्य मूल मान निकालना है। तो ये भी पता होना चाहिए मैं क्या निकालना है, क्या फाइंड करना है, तो इसे आप थोड़ा सा गलत कर देना, ओके। तो हमारा वैल्यू आ गया VRMS का, ठीक है। कितना है बच्चों? 100 वोल्ट। अगला क्वेश्चन ट्रांसफार्मर से है। यहाँ पर देखिएगा, अपचाई ट्रांसफार्मर में वोल्टेज 11,000 से 440 वोल्ट मतलब घटा दिया जाता है। यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 8,000 है तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कितनी होगी? कम होगी, ये तो क्लियर है। तो सबसे पहले हम वोल्टेज प्राइमरी की बात करते हैं, 11,000 वोल्टेज है। वह आप द्वितीय की बात करो, सेकेंडरी की बात करते हो बच्चों तो 440 वोल्ट है, 440 वोल्ट, ठीक है। अब मैं आपसे कह दूं प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, प्राइमरी में नंबर ऑफ एन है ना, मतलब आपके पास है 8,000। तो बच्चों आपको NS निकालना है, सेकेंडरी में निकालना है। अब चूंकि आप लोगों ने पढ़ा है ट्रांसफार्मर के सिद्धांत से कि यदि प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी करोगे तो इधर उल्टा होता है, फेरों की संख्या में ठीक रहता है, फेरों की संख्या में सीधा रहता है, धारा में उल्टा होता है ना। तो आपका प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे वैल्यू पुट करो, ज़्यादा जगह नहीं नीचे लिखता मैं, यहाँ पे सीधे में लिख रहा हूँ। 11,000 वोल्ट है आपका और यहाँ पे आपका है 440 वोल्ट, ठीक है। इसको प्राइमरी से आपको किस में बदलना है? तो प्राइमरी में आपका कितना था?
8000, तो 8000 कर दो। सेकेंडरी हमको निकालना है बच्चों, सेकेंडरी, तो सेकेंडरी में एन एस हो जाएगा। 000 से 000 कैंसिल, 11 एक कम 11, 11 चौक 44। ठीक है, मुझे एन एस यदि निकालना है तो ये जा करके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 40 × 8 मतलब 8 चौको 32, 320। ठीक है, आंसर आ गया बच्चों। यही फेरों की संख्या है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। आज का क्लास थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपको पढ़ना है, एक एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। मैं आपसे अभी कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन है सारे सेलेक्टेड प्रश्न हैं, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, इसलिए आपको छोड़ना नहीं है। हम मैराथन क्लास इसीलिए लेकर आए हैं। थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन बेहतर रूप से आप सीख के जाओगे। अगला प्रश्न बच्चों आपके किरण प्रकाश की से है। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपको तैयार करना है जब अब मैं आपको जैसे टाइप वाइज क्वेश्चन करा रहा हूँ। अब जैसे मान लीजिए इसमें हो सकता है 20 की जगह 40 सेंटीमीटर दे दे, 10 की जगह 15 सेंटीमीटर दे दे, तो ये मान थोड़ा सा चेंज हो सकता है, बाकी फार्मूला सब वही रहेगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको प्रश्न पढ़ना रहता है कि एक वस्तु 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। सबसे पहले देखो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, उसकी वक्रता त्रिज्या बच्चों इधर रहती है। ठीक है, यानी वक्रता केंद्र यहाँ पे है, तो त्रिज्या हम यहाँ से यहाँ आर मानेंगे। प्रकाश किरण इधर चलती है तो प्रकाश की विपरीत दिशा में लेते हैं, इसलिए वक्रता त्रिज्या आपका -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। पहला कंडीशन। अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है एक वस्तु। अब दूरी इधर ही मानेंगे वस्तु की दूरी, इसलिए नेगेटिव हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से आप f का मान निकाल सकते हो। f का मान होता है r/2। r/2 मतलब -20/2, यानी आ गया -10 सेंटीमीटर। ये आपके पास f का मान निकल कर आया है। वह वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। ठीक है, वस्तु की दूरी कितना हो जाएगा बच्चों, u से दर्शाते हैं ना, -10 सेंटीमीटर। ये भी -10 सेंटीमीटर, कारण इधर वस्तु होगा, प्रकाश किरण हमेशा दर्पण की ओर चलता है वस्तु से। अब आपको क्या निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की दूरी भी निकालेंगे, इसलिए दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र आपको पता होगा, दर्पण सूत्र सबको पता है, 1/f = 1/u + 1/v। सही है कि नहीं। अब इस पे वैल्यू पुट करोगे बच्चों, तो आपके पास f का मान कितना है, f का मान है -10, u का मान है -10 + v। ठीक, अब देखिएगा 1/v रहने दो, ये यहाँ पे माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो मतलब 1/10 और एक माइनस ऑलरेडी 1/10, पूरा का पूरा कट गया, मतलब 1/v बराबर आपका 0। तो बच्चों v बराबर कितना हो जाएगा, v को इधर ले जाओ, 0 को इधर, तो 1/0 मतलब अनंत। यानी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनता है, अनंत पर। कहाँ पर बनता है बच्चों, अनंत पर। ये कंडीशन प्राप्त हो गया कि प्रतिबिंब की जो स्थिति है निकालनी थी, प्रतिबिंब की स्थिति वो कहाँ पर बच्चों, अनंत पर बन रहा है, अनंत पर। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन क्या पूछा था, आवर्धन पूछा था। क्या पूछा था, आवर्धन। तो निकालते हैं आवर्धन कैसे निकाला जाता है। आवर्धन का फार्मूला पता है क्या, -v/u होता है कि नहीं। अब इसका मान है माइनस अनंत, u का मान है -10। अनंत में किसी चीज़ का भाग दोगे अनंत ही होगा। प्रकृति कैसे होगा बच्चों, प्रकृति कैसे होगा, अवतल के लिए हमेशा वास्तविक बनता है, वास्तविक उल्टा, और अनंत पर बना इसलिए बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बना है, छोटा नहीं बना है, बहुत बड़ा, क्योंकि अनंत पर बना है। क्या पता कितना बड़ा बना होगा। देखिए 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व। जितना आप कठिन समझते हो ना उतना होता नहीं। 2019 में पूछा गया प्रश्न है, 2 मिनट में सॉल्व है। देखो भाई साहब, इस प्रश्न को पढ़ो थोड़ा सा और बढ़िया गौर से पढ़ना। सबसे पहले किसी उभयोत्तल लेंस यानी 2 तल है, क्लियर है। उभय उत्तल मतलब दोनों उत्तल हैं। ठीक है, उभय उत्तल मतलब दोनों उत्तल हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। लेंस के 2 फलकों की वक्रता त्रिज्या, यानी 2 पृष्ठ हैं, दोनों उभय, दोनों उत्तल हैं। ठीक है, उत्तल का मतलब होता है एक पृष्ठ यदि ऐसा बच्चों तो दूसरा भी आपका ये उभय उत्तल हो जाता है। ठीक है, दोनों पृष्ठ किसी लेंस का। वक्रता त्रिज्या, एक त्रिज्या यदि इधर होगी तो इसकी एक त्रिज्या इधर होगी, ध्यान रखना। वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। यदि मैं आपसे कह दूं R1, इसके लिए पहले के लिए R1 तो इधर के लिए तो प्लस होगा, लेकिन जब R2 इस पृष्ठ के लिए बात करूंगा तो इसके लिए इधर माइनस होगा। तो हल करते समय
जो आपके पास R1 है वो इस साइड के लिए प्लस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। लेकिन बच्चों जब हम R2 की बात करेंगे तो वो इधर आए इसलिए माइनस में हो जाएगा। चिन्ह परपाटी लेना ही पड़ेगा, चिन्ह परपाटी नहीं लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब पूछा भाई फोकस दूरी, तो ये संयुक्त के लिए फोकस दूरी, इसलिए F बराबर आप इसमें चिन्ह परपाटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, 12 सेंटीमीटर है। अब क्या निकालने के लिए बोला है, लेंस के अपवर्तनांक मतलब कांच का अपवर्तनांक। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा फार्मूला 1/f बराबर μ-1, ठीक है, 1/r1 - 1/r2, ये फार्मूला लगेगा अपवर्तनांक निकालना है। तो बस वैल्यू पुट करो, यहाँ पर 1/f, f का मान 12 है, μ-1 यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों आप ही बताओ। तो R1 का मान कितना है आपके पास, R1 का मान 10 है, तो 1/10 और माइनस में माइनस का 1/15, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सही है कि नहीं। 1/12 बराबर μ-1। तो यहाँ पर जब कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो 15 दूना 30, लगभग इसका एलसीएम आएगा 30, ठीक है। और बीच में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ध्यान रखना बीच में प्लस हो जाएगा। 10 3 30 और 15 दूना 30, ये कैलकुलेट करो, ठीक। अब यहाँ पर जो निकल कर आएगा 1/12 इक्वल μ-1, और यहाँ पर बच्चों आपका निकल कर आ जाएगा 5/6, तो 5 6 का 30। इधर थोड़ा सा लिख सकता हूँ कि 1/12 बराबर μ-1 और 5/6, नहीं अब 1/6 आएगा क्योंकि कट जाएगा, 6 दूना 12, मतलब 1/2 बराबर μ-1। यही तो हमारे पास अभी निकल कर आया है। अब देखो ये आपका इधर आएगा तो म्यू बराबर, जिसे माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, 1/2 + 1, 2 1 कम 2, 3/2, भाग दोगे तो 1.5, आंसर आ गया। भाग दोगे तो 1.5 आएगा। कितना सिंपल है, छोटा सा ही क्वेश्चन तो था। समझना सबसे बड़ी बात, यदि आप समझ लिए प्रश्न को, भले ही लंबा चौड़ा दिख रहा है लेकिन उसे आप आसानी से कर सकते हो। सबसे पहले उसको समझो कि प्रश्न बोल क्या रहा, हमें निकालना क्या है। अगला प्रश्न पढ़िए आप लोग और देखिए, एक सुई एक लेंस से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर है, मतलब सुई की दूरी दे के रखा बच्चों, यानी वस्तु की दूरी है सबसे पहले। अब उसका प्रतिबिंब दूसरी ओर बन रहा है, मतलब यदि आपके पास लेंस है, मान लीजिए कोई भी लेंस है, यहाँ पे एक लेंस रखा है, तो पहली ओर यदि मान लीजिए वस्तु की दूरी है, वैसे भी आपका वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक ही होता है क्योंकि लेंस के हम उसको बाएं साइड ही रखते हैं। तो यदि हम कह दें कि u बराबर आपका है -45 सेंटीमीटर, तो आप कहोगे सही है, बिल्कुल क्वेश्चन से हमने समझ लिया। उसका प्रतिबिंब दूसरी ओर है, मतलब बच्चों v बराबर है 90 सेंटीमीटर, दूसरी ओर है इसलिए प्लस में देंगे, सही है कि नहीं। आगे देखिए, लेंस का प्रकार तथा फोकस दूरी ज्ञात करना है, f का मान निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सुई की लंबाई दिया है 5 सेंटीमीटर, यानी वस्तु की लंबाई को O से दर्शाते हैं 5 सेंटीमीटर, कोई बात नहीं बच्चों, हम वैसे भी लगाएंगे लेंस सूत्र तो आपका मान आ जाएगा फोकस दूरी का। लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल 1/v - 1/u। लेंस सूत्र दर्पण सूत्र, अपवर्तनांक वाला जो संयुक्त फोकस दूरी के लिए आपका आता बच्चों अपवर्तनांक सूत्र, इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है, इसलिए आप लोग ऐसे क्वेश्चन जरूर तैयार कर लो। अब देखो मैं बहुत सिंपल तरीके से निकालता हूँ, AF रहने दो, V का मान आपका है कितना 90, और बच्चों माइनस है, लेकिन इस माइनस के कारण आपको यदि कह दिया जाए तो ये प्लस हो जाएगा, सही है ना। मतलब 1/90 धन 1/45, दोनों का जब एलसीएम लोगे बच्चों तो कितना सिंपल आएगा, देखिएगा दोनों का एलसीएम आएगा 90 45 का 90, 90 का 90 से भाग देंगे तो 1, 45 का 90 से भाग देंगे तो 2, मतलब 3/90, तो यानी आपका 1/30, यानी यहाँ से कुल मिला करके जब आप देखोगे कि 1/f बराबर इतना, तो f बराबर आपका 30 सेंटीमीटर आ गया। आप अपने जब एग्जाम में लिखना तो एकदम नीचे लिखते जाना हर स्टेप में, जैसे यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप में कर दिया हूँ मैं, एक साथ कर दिया क्योंकि क्यों अलग से यहाँ पे समझाने में आसान हो जाता है। अब पूछा भाई साहब फोकस दूरी की प्रकृति, तो चूंकि ये धनात्मक है तो ये आपका एक उत्तल लेंस का ही होगा, क्लियर है। फोकस दूरी कैसा है, चूंकि फोकस दूरी धनात्मक है, इससे पहचान ये होता है कि अतः जो लेंस है वो उत्तल लेंस जो है उत्तल लेंस है, ठीक है। अब आप लोगों को क्या निकालना है,
प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई के लिए आवर्धन सूत्र से लगाएंगे, आवर्धन सूत्र से, आवर्धन सूत्र से जो आपका m बराबर होता है वो आपके v बटा u जो कि I बटा ओ के बराबर होता है, I बटा ओ के बराबर होता है। v का मान हमें पता है, v का मान कितना है 90, u का मान है आपका माइनस का 45, I का मान हमें निकालना है, o का मान तो हमें पता है 5, ये तो दुक्के से जाएगा और 5 दूना 10, मतलब I बराबर आपका आ गया 5 का दूना 10 से तो माइनस का 10 सेंटीमीटर, यानी उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। ये तो क्लियर है। ऋण चिन्ह क्या बताता है? ऋण चिन्ह दर्शाता है, ऋण चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब उल्टा है। कि प्रतिबिंब कैसा बच्चों? उल्टा है। प्रतिबिंब उल्टा तथा कैसा होगा? वास्तविक होगा। उल्टा तथा वास्तविक होगा। क्या चाहिए अब आपको? क्या चाहिए? इतना इजी क्वेश्चन, इससे भी इजी क्वेश्चन चाहिए आप लोगों को? भाई इससे इजी क्वेश्चन नहीं मिलेगा यार। इतना सरल क्वेश्चन है बिल्कुल, जो कि आप आसानी से कर सकते हो, और ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर इतना? चलो भाई, तो फिर अगला क्वेश्चन भी देख लो। बढ़िया है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिया है कि एक समतल उत्तल, मतलब दो लेंसों का संयोजन यहाँ भी आ गया। वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई साहब। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो फोकस दूरी की गणना करनी है। हमारे पास क्या बोला है? एक समतल उत्तल, मतलब भाई साहब समतल भी है उत्तल लेंस, लेकिन इसमें उत्तल लेंस मतलब R2 का मान दे के रखा है, और हमेशा R1 आपका प्लस होता है। एक समतल उत्तल लेंस, पहला समतल है। अच्छा, समतल का भाई जो आपका वक्रता त्रिज्या नहीं होता, इसलिए इसका अनंत होगा। देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन दे के रखा है भाई। R1 है, समतल एकदम ऐसा रहता है आपका समतल, और एक उत्तल भी है, तो क्या एक उत्तल ऐसा है? तो समतल का तो खत्म यार। समतल का जो है इसका अनंत पर होगा, इसलिए अनंत से प्लस हो चाहे माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह R2 ये ऐसा यदि रहेगा, समतल लेंस, समतल एक भाग है और एक आपका उत्तल है, तो इधर का मान जो होगा वो माइनस का होगा, 20 सेंटीमीटर। देखो बन रहा है कि नहीं क्वेश्चन। और बोला है कांच का अपवर्तनांक यानी म्यू बराबर आपके पास 1.5 है। तो चूंकि अभी आपने एक फार्मूला पढ़ा था 1/f बराबर म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, यही तो हम वैल्यू पुट करेंगे इस पे। हमें क्या निकालना है? फोकस दूरी। चलो भाई निकाल देंगे। तो यहाँ पर हो गया 1.5 माइनस 1, और बाकी 1/r1। r1 का मान अनंत, किसी संख्या में अनंत का भाग देंगे 0 आएगा, ये आप नोट कर लेना। इसका मान हो जाएगा आपका माइनस का 20। तो बच्चों आपका हो जाएगा इसमें 0.5, ठीक। बाकी आपका इसमें 0 हो जाएगा और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 1/20। बहुत ही सिंपल है। देखो 0.5 है और गुणे 1/20 है। यदि इसको दशमलव हटाओ तो 5 बटा आपका 200 हो जाएगा, ठीक। ये किसके बराबर है? 5 1 कम 5, 5 चौको 20, मतलब 1/40 के बराबर है। ये किसका माना है? 1/f का। तो जब 1/f बराबर 1/40, तो यहाँ से आप f बराबर कह सकते हो 40 सेंटीमीटर। जी हाँ, आंसर। कौन कहता है कि ऐसे प्रश्न नहीं बनेंगे? 2020 में पूछा गया था क्वेश्चन। लो 2020 में क्वेश्चन MP बोर्ड में पूछा गया था, और हम ऐसे ही क्वेश्चन तो कराएंगे जो भाई पिछले साल में पूछा गया हो। ऐसा थोड़ी है कि कोई भी क्वेश्चन चलता रहे। एकदम आप भाई एकदम ऐसे ही लॉजिक तरीके से पढ़ोगे, अच्छे नंबर आएंगे। बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करके ही जाना है, फिर बाद में कहोगे सर हमको समझ में नहीं आया आप क्या पढ़ा रहे थे। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अभिदृश्यक की आवर्धन क्षमता 8 है। आवर्धन क्षमता दिया है। अभिदृश्यक का मतलब होता है, देखिएगा, दो लेंस होता है। अभिदृश्यक को हम ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। तो यदि ऑब्जेक्टिव लेंस का आवर्धन हम MO से दर्शा दें तो कोई गलत नहीं कहलाएगा। तथा यहाँ पर बोला संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन, टोटल का जो आवर्धन क्षमता है ये इतना है। तो नेत्रिका का निकालना है बच्चों, ME का मान निकालना है। क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है, ये सबसे पहले पता हो जाए। अब चूंकि यदि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता है बच्चों, वो किस पर डिपेंड करता है जानते हैं? आवर्धन क्षमता
वो दोनों लेंसों की आवर्धन क्षमता पर डिपेंड करता है। m का मान जो होता है MO इंटू ME के बराबर होता है। अब यहाँ पे m का मान है आपका 32 और इसका मान है आपका 8 और हमें ME का निकालना है, तो ME बराबर हो जाएगा 8 चौको 32। बस आंसर। 1 मिनट से भी ज़्यादा समय लगा होगा? नहीं लगा है, 1 मिनट से भी ज़्यादा समय नहीं लगा। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई साहब इसको आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि पूछा क्या है, हमें निकालना क्या है, तो आसानी से निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई देके रखा है। खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई मतलब टोटल L का मान है 80, ठीक है। यदि उसका आवर्धन भी देके रखा है, ठीक है। आवर्धन का मान है बच्चों, खगोलीय के लिए हमेशा माइनस लेकर चलेंगे, ठीक है। आवर्धन होता है माइनस में होगा, क्योंकि आप लोग जब आवर्धन निकालोगे तो ऋणात्मक ही मान निकल कर आता है। अब दर्शक लेंस और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी निकालना बहुत ही सिंपल है। क्योंकि आप लोग समझो जो टोटल लंबाई होता है, यदि खगोलीय दूरदर्शी के लिए बात करेंगे, खगोलीय दूरदर्शी की बात करेंगे, दूरदर्शी ले भैया, हिंदी भी लिखते नहीं बनता है, कि जो टोटल लंबाई है ना बच्चों, जो टोटल लंबाई L है वो आपके पास FO प्लस FE के बराबर होता है। मतलब आपके पास L का मान कितना 40, तो FO प्लस FE आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 80 है भाई, 80 40 नहीं 80। अब यहाँ से आप लोगों को थोड़ा सा देखना भाई साहब कि चूंकि आप लोगों को पता हो कि आवर्धन कैसे निकाला जाता है, चूंकि इसका आवर्धन जो होता है वो माइनस FO अपान FE के बराबर होता है, ये फॉर्मेट होता है। अब इसका मान है आपके पास 15, -15 में आवर्धन हमेशा ये माइनस का माइनस ही आता है, तो -15 बराबर हो जाएगा FO अपान FE, और ये माइनस आई, ये माइनस माइनस कट गया, तो यहाँ से आपका FO का मान निकल कर आया कितना 15 FE। इसको एक समीकरण दे दो, समीकरण 1 में मान रख दो। समीकरण 1 से देखो जरा, FO का मान हो जाएगा 15 FE प्लस FE बराबर 80, तो 15 1 16 हो जाएगा, 16 FE बराबर 80, तो 16 पंचे 80, तो मतलब FE का मान हमारे पास आ गया 5। 16 पंचे 80, 16 का भाग देंगे ना। जब FE का मान आया तो समीकरण 1 से FO बराबर आ जाएगा 75 सेंटीमीटर। वाह, देखो भाई, नेत्रिका लेंस की इतनी फोकस दूरी होती है और अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी में अंतर देखो। तो कितने क्वेश्चन कर लिया आपने बिल्कुल कम समय में, और हम यही टारगेट में रखते हैं कि आप लोगों का निरंतर तैयारी हो सके। तो प्लीज़ यार, चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अदर सब्जेक्ट का भी आपको ऐसे हेल्प मिलता रहेगा। पहला प्रश्न देखिए, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। मतलब आप अपवर्तनांक को म्यू से दर्शाते हैं और कांच का है बच्चों, ग्लास का है, एयर के सापेक्ष कितना है 1.5। कैसे पता चला कि एयर के सापेक्ष है? क्योंकि पूछा है कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तो यहाँ पर वायु के सापेक्ष कांच का दिया है और कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक निकालना है। 1.5 है। और बच्चों यहाँ पर मैं आपसे कह दूं कि यदि एक दूसरे के विपरीत का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, जी म्यू ए निकालना है, ये उल्टा होगा ए म्यू जी के। बस खत्म कहानी। 1/1.5 दशमलव हटाते हैं उतने जीरो ऊपर बढ़ जाता है बच्चों। अब इसका आप कैलकुलेशन करोगे तो 5 से जाएगा, 5 दूना 10, 5 3 15, 3 का भाग 2, भाग न पहुंचे लब्ध 0, 3 6 का 18, 3 7 21, आंसर आ गया। कितना सिंपल है। बोला क्या था, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक निकालना था और उसका उल्टा दिया था। ये उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से सॉल्व हो गया। दूसरा प्रश्न है बच्चों, वायु में प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो हल करेंगे। दूसरा प्रश्न है वायु में प्रकाश का चाल, तो मतलब c बराबर है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और अपवर्तनांक देके रखा है म्यू बराबर है कितना 1.5। तो हमें कांच में प्रकाश का चाल निकालना है। अब चूंकि म्यू बराबर होता है C/V, तो बच्चों जब हमको निकालना है V, तो ये हो जाएगा C/μ, ऐसा ही तो होगा। अब हमने क्या कहा, C का मान है 3 × 10⁸, और म्यू का मान है हमारा 1.5।
ठीक है, तो हमें भी का मान निकल कर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए दशमलव हटाते हैं ना तो 0 ऊपर बढ़ जाता है, या किससे आप भाग दोगे तो 2 से है, 2 से जाएगा तो आंसर आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्यों? इसको सॉल्व करते समय देखिए, यदि हम 3 है तो भाई दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 30 हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं 0 बढ़ जाते हैं, और 15 का भाग देंगे, ये आपका 15 दूना 30 हो जाएगा, मतलब 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चीजें क्लियर बच्चों? दूसरा प्रश्न आपका आसानी से बन गया, उम्मीद करता हूं कि चीजें क्लियर है। तीसरा प्रश्न देखिए, थोड़ा सिमिलर है, थोड़ा सा चेंज है बच्चों। देखिए, कांच में प्रकाश की चाल, अब इस बार उल्टा दे के रखा था, इसके पहले वायु में दे के रखा था, तो कांच में प्रकाश का चाल मतलब भी का मान दे के रखा है 2 × 10⁸। थोड़ा सा आप समझिए, और कांच का वर्तनांक आपने पढ़ा 1.5 ही होता है, यदि ऑब्जेक्टिव पे आ जाए तो आप लोग ध्यान रखना। अब म्यू बराबर होता है आपका C/V होता है, तो मुझे अब इस बार क्या निकालना है? C निकालना है। क्या बोला है? वायु में प्रकाश की चाल, तो कितना हो जाएगा? म्यू × V, यही तो होगा। और ये म्यू है बच्चों, यू मत समझ लेना, तो भी का मान है अपने पास 1.5 म्यू का मान है, और भी का मान है 2 × 10⁸। तो बच्चा कितना आएगा? 15 दूना 30, 15 दूना 30, ये लो, दशमलव एक अंक के बाद लगेगा ही लगेगा, 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बस सिमिलर है। ऐसे प्रश्न ना कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं, 1 मिनट का क्वेश्चन रहता है कि भाई कांच में प्रकाश का चाल हमारे पास देके रखा है, कांच में भी है, और हमें वायु में प्रकाश का चाल मतलब C का मान निकालना है। कांच का वर्तनांक 1.5 होता है, और सिंपल तरीके से आप वैल्यू पुट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन है अगला, देखिए कि भाई किसी पदार्थ का वर्तनांक √2 है। इस बार आप वर्तनांक देके रखा है, मतलब म्यू बराबर √2 देके रखा है, ठीक है। उसके लिए क्रांतिक कोण का मान समझाओ। अच्छा, म्यू बराबर होता है 1/sin c, ये आपने पढ़ा है, ठीक है, sin IC होता है, ठीक है, ये IC आपका क्रिटिकल एंगल है बच्चों। अब इसमें हमको वैल्यू यदि पुट करना है तो कैसे निकालेंगे? क्योंकि भाई इससे हम ऐसा भी तो कर सकते हैं पक्षांतर करके, sin IC = 1/μ, ये भी चीज हो सकता है। sin IC रहने दीजिए, म्यू का मान रख दो 1/√2, और ये किसका मान है बताओ जरा? ये है sin 45 डिग्री का। अब साइन से साइन काटोगे बच्चों तो आपका क्रांतिक कोण आ जाएगा 45 डिग्री। कितना बढ़िया, कितना छोटा, बताओ। और ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछ दिया जाता है, लोगों से बनता नहीं है कि बड़ा कठिन आ गया यार, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं था, अब हम कैसे सॉल्व करेंगे। आपके लिए अगला प्रश्न बच्चों, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है, चलो ठीक है। 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस है, 2 लेंस है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, मतलब यहाँ पर 2 लेंसों की फोकस दूरी है। आपको पहले ही बताया था, इसके पहले मैंने एक लेक्चर दिया था कि भाई साहब यदि हम बात करें कि पहला लेंस है, इसकी दिशा इधर है तो फोकस दूरी प्लस में, दूसरी लेंस है उसकी फोकस दूरी इधर हो जाती है। तो हल करते समय जो पहला आपका फोकस दूरी F1 होगा वो प्लस में होगा, प्लस 20 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि पहला आपका क्या है कि उत्तल लेंस है, ठीक। फिर दूसरे की बात करें बच्चों F2 बराबर आपका हो जाएगा -25 सेंटीमीटर। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब लेंसों के संयोजन में संयुक्त फोकस दूरी कैसे निकाली जाती है, 1/f। संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, और साथ में इसकी क्षमता भी पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्षमता ज्ञात कीजिए डायऑप्टर। वैसे भी आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1/f बराबर होता है 1/f1 + 1/f2, मतलब 1/20 + 1/-25, यानी 1/f बराबर 1/20 - 1/25। अब आप ही बताओ, दोनों का 25 चौको 100, ये आपका 100 एलसीएम आएगा, 20×5 = 100 और 25 चौको 100, मतलब आपका आ गया 1/5। ये आपका 1/5 आ गया। मतलब फोकस की बात की जाए तो आपके 1/100, ये आपका फोकस आ गया बच्चों 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी, संयुक्त फोकस दूरी। अब पूछा क्या है, लेंस की क्षमता। अब लेंस की क्षमता का फार्मूला क्या होता है? फोकस का व्युत्क्रम, लेंस की क्षमता डायऑप्टर, ठीक है, पावर। लेंस की क्षमता का वो होता है मात्रक डायऑप्टर, है ना। तो पावर हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, जितना आपका फोकस 100/f होता है फार्मूला, तो हो जाएगा 100/f का मान है आपका 100 बराबर 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं, डायऑप्टर।
ठीक, ये हो गया। चीज़ें क्लियर है। सेंटीमीटर था बच्चों, इसको हमने मीटर में बदला इसलिए 100 का गुणा हुआ, परेशान मत होना। बाकी तो यदि हम बात कर रहे हैं लेंस की क्षमता तो P बराबर होता 1/f। अब आप कहोगे सर ये कैसे हो गया, मैं आपको बताता हूँ कि भाई साहब 100 सेंटीमीटर को यदि हम मीटर में बदलें तो ये आ जाएगा 100/100, तो आपका हो जाएगा 1 मीटर। तो 1 में 1 का भाग देंगे तो आपका 1 डायऑप्टर आएगा। कंफ्यूज मत होना, नहीं तो कह दोगे सर ये कहाँ से आ गया। अगला प्रश्न देखिए, चश्मा बनाने वाला दो लेंसों को जिनकी क्षमताएं क्रमशः दे रखी है संयोजन कर एक लेंस बनाता है। चलो ठीक है, संयुक्त लेंस की क्षमता और फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहले क्या क्या दिया है भाई साहब, दो लेंसों की क्षमताएं, यानी पहले लेंस की क्षमता P1 है आपके पास 2.0 डायऑप्टर, वह P2 बराबर है -1.25 डायऑप्टर। संयोजित किया जाएगा तो दोनों की जो क्षमता है दोनों की योग के बराबर होगा, यानी P1 प्लस P2 के बराबर होगा। P1 है 2.0 प्लस का माइनस का 1.25। जब इसको आप जोड़ दोगे बच्चों तो ये घटेगा, और जब घटाओगे तो भाई यदि आप करोगे 200 में 125 घटाओ तो 75, यानी 0.75 डायऑप्टर आएगा। ये तो हो गया। अब पावर बराबर हमने बताया आपको कि 1/f होता है, पर f कब, जब मीटर में हो, और जब सेंटीमीटर में होगा बच्चों तो 100/f सेंटीमीटर में हो। ये दोनों कंडीशन हमने बताया है। तो यदि हम आपसे कह दें कि पावर का मान है और यदि मुझे फोकस निकालना है, फोकस दूरी निकालना है, तो f बराबर कितना हो जाएगा 100 आपका, भाई यहाँ पर 0 पॉइंट है तो ये आपके सेंटीमीटर में है तो 100/p हो जाएगा। तो 100 है तो 100 रहने दो, P का मान 0.75, 25 तिहाई 75, 0.3 और 25 चौको 100, दशमलव हटाओ ऊपर 0 लग जाएगा, ठीक है, बटा 3, ठीक है, काटो 3 एक कम 3, 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9, लो भैया सेंटीमीटर में आ गया। मीटर में निकालना है तो 100 का भाग दे दो तो मीटर में निकल कर आ जाएगा। एक के बाद एक स्टेप यदि आप करते जा रहे हो बच्चों तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका आ ही जाएगा। बट आपको थोड़ा सा फार्मूला पता होना चाहिए, इसलिए मैं तो हमेशा कहता हूं कि बच्चों फार्मूला आपसे बनना ही बनना चाहिए। फार्मूला आप जितना भी थ्योरम है उसके जितने भी फार्मूले हैं लास्ट में आते हैं, वो फार्मूला आपको क्लियर रहना चाहिए, फार्मूला आपसे बनना ही चाहिए। जैसे मैं एक आपसे मौखिक क्वेश्चन करता हूं कि फोकस दूरी 200 सेंटीमीटर है तो क्षमता बताओ, तो आप कहोगे सर f बराबर 200 सेंटीमीटर है। अब सेंटीमीटर वाला ही फार्मूला लगाएंगे, 100/f, यही तो लगाएंगे, मतलब 100/200, मतलब आपका 0000, 1 में 2 का भाग जाएगा 0.5 यानी पावर आ गया 0.5 डायऑप्टर। देखो यदि ऐसे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो फिर आपसे बनेगा ना, अरे बल्ले बल्ले करोगे भाई, दिक्कत नहीं है, सारे प्रश्न आप पढ़ते तो चलो, है ना बच्चों। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैं टेलीग्राम में भी शेयर कर देता हूं। अगला प्रश्न देखिए, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। भाई पानी के सापेक्ष मतलब जी का दिया है W के सापेक्ष, है ना, यही ना दिया भैया, ठीक। यदि पानी में प्रकाश का चाल, अब भाई भी है दिया है लेकिन किसके लिए, पानी के लिए, तो अपन चाल देख लेते हैं 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ठीक। अब क्या बोला है, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है, और यदि पानी में प्रकाश का चाल इतना है तो कांच में प्रकाश का चाल निकालना है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे बच्चों, पानी के सापेक्ष कांच, देखो भरा, पानी में प्रकाश का चाल इतना है, पानी के सापेक्ष कांच, ध्यान यही रखना है कि अपवर्तनांक जब निकालेंगे बच्चों तो पानी के सापेक्ष कांच मतलब पानी वाला बेग आपका ऊपर रहेगा और कांच वाला बेग आपका नीचे रहेगा। ये भी आपको माइंड में फीड करना है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है भाई। हमको इस फार्मूले पे रखते समय ध्यान रखना है कि कौन सा बेग ऊपर होगा कौन सा नीचे, इधर से आप डिनोट करना। पानी के रिस्पेक्ट में कांच का है तो पानी वाला ऊपर कांच वाला नीचे, ठीक। अब इस पे वैल्यू पुट करना है, इसका मान देके रखा है 9/8 और भी W का मान है 2.25 × 10⁸,
और बच्चों Vg का मान मुझे निकालना है, पक्षांतर करेंगे, इसको इधर इसको इधर, गड़बड़ हो जाएगा क्या, थोड़ा सा देखना, 9/8 जाएगा तो जो नीचे वो ऊपर चला जाएगा, सही है कि नहीं, तो 8/9 हो जाएगा, गुणे 2.25 गुणे 10⁸। अब इसको कैलकुलेशन करो भाई, ठीक है, 8 पंचे 40, देखो मैं यहाँ पे गुणा कर देता हूँ, 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 16 4 20, और 8 दूनी 16, 16 2 18, और 0.2 अंक के पहले भाग 9 का देना है, 10⁸8 आई है, 9 दूना 18। कितना सिंपल था, कैलकुलेशन करना आसान होता है, मीटर पर सेकेंड ही रहेगा आंसर, कैलकुलेशन आसान होता है। अब ऐसे क्वेश्चन 2 मिनट से ज़्यादा समय लेते ही नहीं है, लेकिन लोग क्या करते हैं, ऐसे प्रश्न पढ़ते ही नहीं है, और ऐसे नहीं पढ़ने के कारण बोर्ड एग्जाम में आपसे बनता नहीं है। इसलिए बच्चों आप लोग इन सभी प्रश्नों को एक बार देख लो, तैयार करके जाओ। अगला प्रश्न बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन 100 वोल्ट तक त्वरित किया जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होती है। बहुत ही सिंपल तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले बच्चों आप लोग ये बताओ कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यही होता है। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को कितना वोल्ट त्वरित किया जाता है, 100 वोल्ट। अब वो गतिज ऊर्जा 1/2 mv² नहीं लगाना है, यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा होगा वो होगा बच्चों ये वोल्ट और इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल के बराबर, इसके बराबर होता है। मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 और गुणे 100। यहाँ पर बच्चों 2 जीरो है, 2 जीरो यहाँ पे घट जाएगा, बस हो गया, आंसर इतना ही आ जाएगा। या कि मान लीजिए ये जो जूल है ऊर्जा, ठीक है, इसको यदि हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालेंगे तो गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाएगा। बस आंसर इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है आपको। ये प्रश्न तो आप आसानी से कर सकते हो बच्चों। फोटान की ऊर्जा निकालनी है, जूल में ज्ञात करनी है। फोटान की ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, कोई बताएगा। फोटान की ऊर्जा ये इस बार ऑब्जेक्टिव में आया था। ई क्या है, ऊर्जा है, एच प्लांक नियतांक, न्यू आवृत्ति है, ठीक है, क्लियर। अब चूंकि एच का मान हम सबको पता है, लेकिन यहाँ पर तरंगदैर्घ्य दे के रखा बच्चों, तो तरंगदैर्घ्य के लिए आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य में संबंध होता है c/λ। एच का मान कितना होता है, कोई बताएगा, 6.6 × 10⁻⁻34। सी का मान क्या है, ये प्रकाश का चाल है, 3 × 10⁸8 डिवाइड बाय, ये आपका लैम्डा तरंगदैर्घ्य है, तरंगदैर्घ्य का मान आपका कितना है, 4000, ठीक है। अब एंगस्ट्रॉन है, जिसको मीटर में बदलोगे 10⁻⁻10 का गुणा करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो लैम्डा है 4000 एंगस्ट्रॉन है, इसको जब मैं मीटर में बदलूंगा तो एंगस्ट्रॉन को मीटर में बदलने के लिए बच्चों 10⁻⁻10 का गुणा करेंगे तो ये मीटर में बदल जाता है। अब इसका कैलकुलेशन करो आसानी से। देखो भाई, इसको 6 × 18 1 19 बाटे 4, यहाँ से आपका 3 जीरो है, ठीक है, तो ये आपका घट जाएगा तो 7 जीरो बचेगा, सही है कि नहीं। देख लो भाई, 3 जीरो 10 में कट जाएगा, -1 प्लस में, इसलिए -7 हो जाएगा। 34 में 8 घटा दो बच्चों तो आपका हो जाएगा 26, 10⁻⁻26। भाग दे दो भाई इसको, तो 4 चौको 16, 4.9 आएगा। ये माइनस के ऊपर जाएगा, प्लस घट जाएगा, तो 7 घटेगा 26 में तो 19 बचेगा। आंसर आ गया भाई, ये खत्म कहानी। फोटान की ऊर्जा जूल के रूप में। ऐसे प्रश्न आप लोगों से बनना चाहिए बच्चों, इसीलिए करा रहा हूँ। एक एक प्रश्न जो करा रहा हूँ उसको करते चलना है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपसे। अगले प्रश्न में तो बच्चों मजेदार क्वेश्चन है और मजा भी आने वाला है। इसको आप लोग लगाएंगे तो लगेगा हाँ भाई कोई क्वेश्चन है, कि एक इलेक्ट्रॉन 1000 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित होता है तो उसका वेग निकालिए। चलिए हल करेंगे, बढ़िया मजा आएगा। सबसे पहले आप बताओ एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यही होता है, ठीक। चलो आगे बताओ भाई, वोल्ट दे के रखा है, कितना वोल्ट, 1000 वोल्ट, वाह। और एक इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान की जरूरत पड़ती है बच्चों वेग निकालने के लिए, तो इसका मान होता है 9 × 10⁻31 किलोग्राम, ये होता है। अब चूंकि गतिज ऊर्जा आप सबको पता होता है, दो होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का अलग, गतिज ऊर्जा जो होता है बच्चों
1/2 mv² होता है, ठीक है, 1/2 mv², जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। 1/2 mv², ये भी जो है वेग है। अब पक्षांतर करेंगे तो 2 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा बटा m हो जाएगा इक्वल v²। तो यानी वेग निकालने के लिए √2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपान m, मतलब √2 इलेक्ट्रॉन का मान है 1.6 × 10⁻⁻19 और भाई साहब वोल्ट का मान है 1000 वोल्ट, कितना 1000, और द्रव्यमान का मान है कितना 9 × 10⁻31। अब थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करेंगे तो मज़ा आएगा। 16 दूना 32 हो जाएगा, 16 दूना 32 हो जाएगा, मतलब 3.2 बटा ये 9 है, रहने दीजिए। 10 के घाते यहाँ पर कितना बच्चों 31 है ना, तो 10⁻⁻19 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 10⁻31, और 10⁻3 और है ऑलरेडी। अब इसको कैलकुलेट करो थोड़ा सा, जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 3 जो है 9 बाहर आ जाएगा, तो इसको रहने दीजिए। और बच्चों यहाँ पर हम 32 इसको कर देते हैं, और बटा दशमलव हटाए तो एक जीरो नीचे लग गया, और यहाँ पर कितने जीरो हो जाएंगे 31 और 3 34, 34 में 19 घटा दो, ठीक है, 31 और 3 कितना हो गया 34, 34 में 19 घटा दो तो आपका 15 आ जाएगा, 10 घाते आपका 15, 10 घाते आपका 15, ठीक है, और एक जीरो और घट जाएगा इस जीरो के कारण, तो यहाँ पे निकल कर आएगा 32/9 × 10⁻14। अब देखो बच्चों, इसको भी और तरीके से बताता हूँ। 32 का जब आप तोड़ोगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2, तो दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, और ये 3 × 3, इसको जो तोड़ दो 7 7, क्योंकि 7 7 14 होते हैं, क्योंकि अंडर रूट से तभी आएगा जब जोड़ा बनेगा। तो ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, 2 दूना 4 आ गया, 4 जोड़ 2, और ये 3 एक बाहर आ गया, तो 3 ही बाहर आ जाएगा, ठीक। और बच्चों 10⁻7, यही आपका आंसर है। भाई आप लोग यदि मान भी रखोगे तो 4 1.414 ये करोगे, फिर 3 का पूरे 10⁻7, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो लगभग आएगा 4 × 1 = 4, फिर 3 का भाग जाएगा तो 1 से जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। वेग है बच्चों, वेग नहीं होता मीटर पर सेकंड। बस ये देखो, बोला था ना कि ये क्वेश्चन मज़ेदार है और मज़ा आया भी होगा, आसानी से आप लोग कर भी लोगे भाई। भले ही लंबा है लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम करते जाते हैं तो कैलकुलेशन कठिन नहीं होता है। कुछ बच्चे हमेशा कहते हैं सर कैलकुलेशन इसका इतना हार्ड है कि हमसे बन ही नहीं पाया, जबकि इतना हार्ड नहीं है जितना आप सोचते हो। एमपी बोर्ड में 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों, देखिए ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। 6.0 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति की एक वर्णी प्रकाश किसी लेजर द्वारा उत्पन्न किया जाता है, मतलब आवृत्ति दे रखा है। इस प्रकाश किरण पुंज में फोटान की ऊर्जा कितनी होती है, E = hν निकालना है। कितना सिंपल। अब ऐसे प्रश्न इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि क्वेश्चन बहुत हार्ड आता है। देखो 2019 का क्वेश्चन है, आवृत्ति दे के रखा है, μ = 6.0 × 10⁻⁴ कितना बच्चों 14, ये हर्ट्ज में देके रखा है तो Hz कर दो, ठीक है, ये हर्ट्ज आपका है, ठीक है। और H = प्लांक नियतांक, या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा या तो याद कर लो यार, 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये आप याद कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोगों को एक ही फार्मूला तो लगाना है कि चूंकि E बराबर होता है hν, H का मान है 6.6 × 10⁻34, ठीक है, और बच्चों आपका न्यू का मान है आपके पास, आवृत्ति का मान है 6.0 × 10⁻14। अब इसको कैलकुलेशन कौन नहीं कर सकता बताओ। 6 × 36, 6 × 18, 18 × 3 = 21, दशमलव आप लगा दो। यदि जीरो लगाओगे बच्चों दशमलव यहाँ लगाना पड़ेगा, तो ऐसे यहाँ पे हो जाएगा दशमलव, ख़त्म कहानी, ठीक। और फिर से एक बार 6 × 36, 6 × 36, 36 3 39 होता है ना। 6 × 36 की 6 हासिल 3, 6 × 36 3 39, 39.6 आ गया। पूरे 10⁻14 घटा दो, कितना 14 घटा दो तो कितना आ जाएगा आपका, 14 घटाओगे तो आपका आ जाएगा 20 -20। लेकिन एक चीज़ और है, दशमलव एक अंक के बाद लगाओगे ना तो यहाँ पर थोड़ा सा हेरा फेरी हो जाएगा, और इसी को लोग समझ नहीं पाते हैं। दशमलव लगाने का तात्पर्य नहीं समझ पाते हैं, जानते हैं क्यों? जैसे ही दशमलव इधर लगाया मतलब 10 का गुणा हो गया, मतलब आंसर आ गया 3.9 × 10⁻−19, आंसर आ गया, खत्म कहानी। एक धातु का कार्यफलन 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए देहली आवृत्ति ज्ञात कीजिए। देखो भाई देहली आवृत्ति, चूंकि सबसे पहले
यहाँ पे क्या दे के रखा है, कार्यफलन फाई ई दे के रखा है 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि इसको जूल में बदलना है ना बच्चों, तो आप 1 इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उसका गुणा कर दो, यानी 1.6 × 10⁻⁻19 को गुणा कर दो तो ये जूल में बदल जाता है। जब इसका आप गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 0.1 का है, 0.1 का गुणा मतलब 1 को जब आप हटाओगे दशमलव नीचे 10 का भाग हो जाएगा, ये जा कर के 20 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। या तो फिर डायरेक्ट आप करोगे तो इसका मान आ जाएगा 1.6 × 10⁻20 जूल। मैं आपको समझा रहा हूँ क्यों, क्योंकि जैसे दशमलव हटाएंगे बच्चों उतने यहाँ नीचे 10 का गुणा हो जाएगा और ये फिर से जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस जुड़ करके आपका 19-20 हो जाएगा। ठीक, अब एक फार्मूला, पहले एच का मान अभी 1-2 क्वेश्चन में आपने समझ लिया, 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। अब ये चीज़ आपने आइंस्टीन के समीकरण में पढ़ा है, फाई जो है एच न्यू कारफलन, जो ऊर्जा है वो कारफलन के रूप में व्यय होती है। तो यहाँ से हमें आवृत्ति निकालनी है, ये आवृत्ति हो जाएगा φ/h। फाई का मान कितना है, फाई का मान है 1.6 × 10⁻20 डिवाइड बाय एच का मान है 6.6 × 10⁻34, यानी कुल मिलाकर दशमलव हटा दो 16/66 और ये दशमलव जा कर के भाई 10⁻20 है ना बच्चों, ये 20 है, ये गुणे 10 घाते आपका हो जाएगा प्लस में 34, क्योंकि जब भी नीचे से ऊपर ले जाओ तो कोई भी ऋणात्मक चीज़ वो धनात्मक में बदल जाता है। बड़ा लंबा हो गया इसका कैलकुलेशन, तो 2 से काट दो, तो 2 से काटोगे तो 8/33 हो जाएगा और 10 घाते आपका हो जाएगा 14। अब इसमें भाग तो जा नहीं रहा यार, तो 1 0 बढ़ा दो तो 80/33 हो जाएगा, 10 घाते 13 हो जाएगा। अब 33 दूना 66 होता है, फिर बचेगा 12 तो 120 हो जाएगा, फिर 33 चौकों से जाएगा 2.4 × 10⁻13, आंसर आ गया। आवृत्ति है बच्चों तो हर्टेज में आएगा आंसर, आवृत्ति है तो किस में आ जाएगा, आपका आंसर हर्टेज में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है आज का, एक तार में 10 मिनट में 30 कूलाम आवेश प्रवाहित की जा रही है, तो धारा का मान निकालना है। सबसे पहले दिया है, क्या दिया है बच्चों, 30 मिनट, मिनट मतलब समय, यानी टी का मान दे के रखा है, 30 मिनट नहीं सॉरी 10 मिनट है। ठीक है, चलो 10 मिनट। और भैया आवेश कूलाम, कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का। तो यदि इसको मैं सेकेंड में बदलूं तो 10 × 60 यानी आपको हो जाएगा ये सेकेंड में, यदि गुणा करते तो 600 आता, कोई दिक्कत नहीं है। और बच्चों यदि आपसे बात किया जाए कूलाम यानी आवेश, आवेश बराबर कितना है 30 कूलाम, कितना कूलाम, तो मुझे क्या निकालना है, धारा। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, मतलब आवेश प्रवाह की दर को, समय के साथ ये दर कहलाता है। क्यू का मान कितना है 30, यही तो है, और इसका मान है 10 × 60। देखो बच्चों 30 दूना सही है, और यदि मैं बात करूं कि 1/20 भाग न पहुंचे लब्धे शून्य। ठीक है, फिर 0 लगाएंगे तो 1 दशमलव लगा देंगे, तो फिर 1 0 लगाएंगे तब ये 100 होगा, और फिर 20 × 100, ये आपका एम्पियर आ चुका है। या भाई भाग न पहुंचे लब्धे तुम दशमलव लगाएंगे तो 1 0 बढ़ेगा तो 10 कहलाएगा, फिर भी भाग नहीं जा रहा, फिर 1 0 बढ़ाएंगे तो 100 हो जाएगा, इतने में भाग चला जाएगा और आंसर आपका आ जाएगा धारा, एम्पियर। ठीक है, मतलब 0.05 एम्पियर। दूसरा प्रश्न है बच्चों, एक विद्युत बल्ब पर 60 वाट अंकित है, 60 वाट अंकित है, मुझे 60 वाट को ही लेना है। ठीक है, 230 वोल्ट भी अंकित है। ठीक है, इस बल्ब को प्रतिदिन 8 घंटे जलाने पर 30 दिन में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। सबसे पहले यहाँ पर यूनिट निकालना नहीं बोलते हैं कि आपके घर में कितना यूनिट बिजली की बिल है ना वो खत्म होता है बच्चों, तो हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप वाट देख लो, 60 वाट। ठीक है, तो यूनिट की संख्या कैसे निकाली जाती है, यूनिट की संख्या, अब ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ दिए जाते हैं, लोगों से बनता नहीं है। यूनिट निकालने का तरीका, यदि वाट दिया है तो वाट, और कितने घंटे जलता भाई साहब बटा 1000, और फिर कितना दिन जला रहे हो। ठीक है, तो हमने कहा कि टोटल 60 वाट, 8 घंटे, और कितने दिन हमने जलाया 30 दिन, डिवाइड बाय 100, 1000। 00 से 00 कट जाएंगे। अब आप गुणा कर दो, 6 18, 18 144, 144/10, 1 0 है ना, तो एक अंक के पहले दशमलव लगा दो, 4.4 किलो वाट घंटा।
ठीक है, किलोवाट घंटा, ये आ गया आंसर। छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन ऐसे प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखने को मिल जाते हैं। फिर आप लोगों को लगता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गए, कभी हमने पढ़ा ही नहीं है, तो फटाफट तैयार करते चलो आप लोग। शिव कोचिंग क्लासेस आपके लिए निरंतर है, हेल्पफुल ही वीडियो भी प्रोवाइड करता है। इसलिए बच्चों पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ अगला प्रश्न आप लोग सॉल्व करिए। किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। चलो भाई, धारा का मान I का मान दे के रखा है, हल करते हैं। थोड़ा सा देखिएगा, सिंपल है। दिया है हमारा I बराबर, जो दिया रहे बच्चों 1 एम्पियर, तो उसे पहले लिख लिया जाता है तो क्लियर हो जाता है क्या क्या दिया है। किसी अनुप्रस्थ परिक्षेत्र में 1 सेकेंड में बहने वाली धारा, मतलब T का मान है 1 सेकेंड, ठीक। और बोला है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अच्छा, मैं आपसे कह दूं कि 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। जरूरत पड़ेगा ना। अब देखो, आप लोगों ने पढ़ा है अभी इसके पहले कि जो धारा का सूत्र होता है आवेश प्रवाह की दर, और ये जो टोटल आवेश होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है, ठीक है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें निकालना ही है ऑलरेडी, ठीक है। तो यदि मैं पक्षांतर कर दूं n बराबर, तो t का पक्षांतर इधर हो जाएगा, होगा कि नहीं, t का पक्षांतर हो जाएगा, तो हो जाएगा I × T/E। बस बच्चों वैल्यू पुट कर दो और कैलकुलेट कर दो। I का मान हमारा 1 है, T का मान भी 1 है, और ये 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है। कोई बात नहीं भाई, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, सही है ना। देखो, दशमलव हटाएंगे, 1 1 कम 1 तो 1 0 बढ़ा देंगे, दशमलव हटाएंगे बटा 16 है, और बच्चों 1 0 और बढ़ाएंगे तो ये आपको 10⁻18 ही बचेगा। क्यों? क्योंकि 19 से ऊपर जाएगा प्लस होगा, 1 0 यहाँ पर बढ़ा दिए। और अब कैलकुलेट करो, 16 पंचे 80, 16 6 96 है ना, फिर बचेगा 4 तो 16 दूना 32, फिर बचेगा 8, 16 पंचे 80 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन की संख्या आ चुकी है। देखो भाई, थोड़ा सा धैर्य बना के रखना है। 5 मिनट में 3 प्रश्न, सोचिए कितना इजी होता है। लेकिन वो थोड़ा आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन बड़ा है क्या कठिन होगा, ऐसा नहीं है। अगला प्रश्न तो आप देखकर ही डर जाओगे कि किसी चालक के किसी परिच्छेद से 0.1 सेकेंड में 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। धारा का मान ज्ञात कीजिए। यदि चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो धारा घनत्व का भी मान निकालना है। कोई बात नहीं बच्चों, पहले आप डरो नहीं, थोड़ा सा आप पहले देखो धारा घनत्व कहलाता क्या है। धारा घनत्व को हम जैसे दर्शाते हैं, और इकाई क्षेत्रफल पर प्रवाहित होने वाली धारा ही आपका धारा घनत्व है। तो चूंकि हमें बच्चों सबसे पहले यहाँ पे धारा का मान निकालना पड़ेगा, तभी तो हमारे पास धारा घनत्व का मान निकल कर आएगा। क्षेत्रफल तो दे के रखा है, हल करते हैं स्टार्टिंग से। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पे समय टाइम जो है मिनट में नहीं दिया है, सेकेंड में दिया है, तो अच्छी बात है, इसको हमें कोई बदलना नहीं पड़ेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n बराबर दे के रखा है 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ये दे के रखा है। और एक चीज आपको पता होगा कि E का मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये आपका मूलभूत कर्तव्य है कि इसका मान आपसे याद होना चाहिए, नहीं है तो फिर बहुत बड़ी गलती है भाई साहब। क्षेत्रफल का मान है, मान लीजिए सेंटीमीटर है, 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसको मैं मीटर में बदलूंगा बच्चों, तो मुझे 100 का स्क्वायर का भाग करना पड़ेगा, तब ये मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। जानते हैं क्यों? ये 0.1 है ना, 0.1 है, इसलिए मुझे 100 का स्क्वायर वर्ग करना पड़ेगा, तब भाग दे दिया तो मीटर में बदल गया। यानी 0.1 था, ये 10⁻⁻4 आ जाएगा ऊपर, तो ये मीटर में बदल गया, मीटर स्क्वायर। भाई वर्ग लगा है इसलिए 100 का स्क्वायर, यदि सेंटीमीटर होता मीटर में बदलने तो फिर 100 का ही भाग देते, लेकिन यहाँ पर वर्ग है, क्षेत्रफल है, इसलिए हमको ये करना पड़ा। अब आप बताओ, अब आप बहुत सिंपल तरीके से I का मान निकाल सकते हो। Q/T समय के साथ, और Q है यानी E/T, यही तो है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁻18, इसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 डिवाइड बाय T का मान कितना, 0.5। अब बच्चों एक सिंपल तरीके से यदि मैं आपसे कहूँ कि दशमलव से दशमलव हटा दो तो 16/5 हो जाएगा, होगा कि नहीं, पहली स्टेप में, ठीक। इसके बाद बच्चों यदि ये 19 है, 18 घटा दो तो 10⁻⁻1 बच रहा है मेरे हिसाब से। अब इसको कैलकुलेट करो,
5 तिहाई 15, एक बचेगा, 5 दूना 10 गुणे 10 घाते -1। कोई बात नहीं है, ये आपके पास धारा आ गया, इसको आप एम्पियर में लिख लो। या कि मान लीजिए आपका 10 घात -1 है, नीचे चला जाएगा, मतलब ये इस प्रकार से जाएगा 3.2/10 यानी 0.32 एम्पियर। ये क्या आ गया बच्चा? ये आ गया धारा का मान। और मुझे धारा घनत्व निकालना है कि इकाई क्षेत्रफल पर बहने वाली धारा। इकाई क्षेत्रफल का मान है 0.1 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, ये नीचे का मान हो गया। और धारा का मान है 0.32। अब बच्चों दशमलव हटाते हैं, दशमलव हटाने का तरीका बताता हूँ। दशमलव के बाद एक अंक है तो ऊपर एक जीरो, और इसके बाद 2 तो यहाँ नीचे 2 जीरो, और ये ऊपर जाकर के 10 घाते 4 हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो 10 घाते कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। ऐसे ही तो हो रहा है। और यदि मैं इस जीरो को ले जाऊं तो 32 गुणे 10 घाते 3 जीरो हो जाएगा। 1 जीरो है, 2 जीरो ये, ठीक है। और भाई साहब मैं इसमें भी और दशमलव लगाना चाहूँ ना, तो यदि 3.2 लगाना चाहूँ तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा, 10 घाते 4 हो जाएगा। हालांकि यहीं पे सब कुछ हो जाता, 100 का भाग देते दशमलव यहाँ लग जाता, 10 घाते 4 बचता सेम। भाई 2 जीरो का भाग देता दशमलव यहाँ लग जाता, बाकी 10 घाते 4 ही बचता, इसमें है ही नहीं है। तो ये जो धारा घनत्व होता है एम्पियर प्रति क्षेत्रफल से है, तो मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, किसी भी क्वेश्चन का आंसर आसानी से आप ला सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 3 ओम। ओम का मतलब प्रतिरोध का मान देके रखा है, 3 ओम है वाले एक चालक के सिरों के बीच 3 वोल्ट। अच्छा, तो वोल्ट भी दिया है, मतलब विभवांतर यहाँ पे देके रखा है। और बच्चों प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान, तो ओम के नियम से ये आप 10th क्लास में पढ़ते आए हो, I बराबर V/R, यही होता है ना। और इसका मान भी 3 है, इसका मान भी 3 है, काट दो बच्चा, 1 एम्पियर। बताओ यदि ऑब्जेक्टिव में आएगा तो बनेगा कि नहीं? कौन ऐसा बच्चा है जिससे ना बनेगा? इतना इजी क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन तो यूं आप चुटकी से निकाल दोगे भाई, बन जाएगा, क्लियर है। अगला प्रश्न हमारा प्रतिरोधकता को लेकर के है। बहुत ही सिंपल है बच्चों, इससे आप लोगों का क्वेश्चन भी रिवीजन हो जा रहा है, फार्मूला भी रिवीजन हो जा रहा है। 3 मीटर लंबे, मतलब लंबाई का मान देके रखा है भाई 3 मीटर आगे। ओके, अब इसको यदि मैं बात करूं कि आगे 0.0 mm अनुप्रस्थ परिच्छेद। अनुप्रस्थ परिच्छेद का मतलब होता है बच्चों क्षेत्रफल, कितना? 0.02 मिलीमीटर स्क्वायर। अब बात आती है इसको मीटर में बदलने के लिए। भाई इसको मीटर में बदलेंगे, ठीक है। और आगे क्या दिया है? प्रतिरोध R का मान देके रखा है, प्रतिरोध R का मान दिया है 2 ओम। अच्छा, एक चीज आपको लगेगा कि मिलीमीटर में कैसे बदलेंगे भाई? तो इसमें आप 100 का, जैसे आपका मिलीमीटर है, यदि उसको मीटर में बदलना है तो 1000 का भाग दो, क्योंकि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। लेकिन ध्यान ये देना है बच्चों, समझिएगा, जैसे मैं कहता हूं कि 0.02 में 1000 मतलब 10 घाते 3 का भाग दोगी, लेकिन वर्ग लगा है तो वर्ग लगाना पड़ेगा, तब ये मीटर में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? मीटर में बदल जाएगा। इसका मतलब ये है 0.02 इंटू 10⁻⁻6, 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। और आपका मीटर स्क्वायर, ये चीज हमेशा याद रखना। यदि मिलीमीटर को मीटर में बदलना है तो 1000 का भाग देंगे, तो हमने 1000 का भाग दिया, लेकिन स्क्वायर कौन लगाए भैया? क्षेत्रफल है, वर्ग का कहानी है, इसलिए। अब जो आपका प्रतिरोधकता निकालना है, यहां पर देखिए प्रतिरोधकता रो बराबर होता है RA/L। R का मान है आपका 2 ओम, A का मान है 0.02 इंटू 10⁻⁻6, और L का मान है 3। 2 दूना 4 हो जाएगा बच्चों, 2 दूना 4, तो 0.04, ठीक है, डिवाइड बाय 3 इंटू 10⁻⁻6। अब इसको भाग दो तो 0.03 एकम 3, फिर एक बचेगा 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9, 10 घात -6। अब इसको मैं देखो, इतना ध्यान रखना, यहाँ पे दशमलव 2 अंक के बाद दशमलव लगाना चाहता हूँ, मतलब इसके बाद यानी 1.33 करना चाहता हूँ, तो मतलब इसमें क्या होगा? गुणा करना पड़ेगा। कितने का गुणा करना पड़ेगा? 2 जीरो का। जैसे मैं आपसे यहाँ पे ही बताता हूँ कि यदि 2 जीरो का भाग दूंगा
तो 2 जीरो का गुणा कर सकता हूँ मैं। गुणा किया तो ये हट गया, लेकिन ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो 10⁻⁻8 हो जाएगा। ये भी समझ में नहीं आ रहा होगा ना, ये आता है ओम मीटर। ओम मीटर, इसको मैं फिर से समझा रहा हूँ बच्चों। इसमें मुझे 2 जीरो का गुणा करना है, तो जितना गुणा करना उतना ही भाग करना है। तो गुणा वाला तो ये गुणा होकर ये बदल गया, लेकिन नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर, इसलिए 2 और जाएगा, 6 पहले से था तो -8 हो गया। आंसर आ गया। इसी चीज को समझने के लिए लोगों को बहुत समय लग जाता है, लेकिन आप आसानी से कर सकते हो। अब मैंने इसका एक फॉर्मेट बता दिया, उम्मीद करता हूं कि ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएगा आसानी से कर पाओगे, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों, आप यूं आसानी से कर लोगे। आप लोगों से बस यही उम्मीद रहता है, और हमेशा मैं आपको एकदम बेहतरीन कंटेंट कोशिश करता हूं कि भटकना ना पड़े बच्चों। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अगला क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार है बच्चों आप लोगों के लिए, और मेरे लिए भी। इसको लगाने में भी मजा आता है, लेकिन थोड़ा सा रिलेशन बनाना पड़ता है। देखिए, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई n गुनी कर दी जाए। मतलब बच्चों जो लंबाई है, पहले लंबाई में बात करता हूँ, मान लीजिए L1 है, और बाद में इसकी लंबाई L2 हो जाती है। यानी कहीं ना कहीं L2 जो है वो L1 के n गुनी कर दी जाए, ये बोला गया है। ठीक है भाई, पहले लंबाई L1 रहा होगा चालक तार की लंबाई, फिर जब हमने खींचा तो इसकी लंबाई बढ़ गई, तो कहीं ना कहीं जो बाद में लंबाई आई वो पहले के L1, ये चीज आपको दे के रखा है। उसका प्रतिरोध कितना गुना, मतलब R। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको रूपरेखा बता दूं। जो R होता है समानुपाती होता है L/A के, सही है। जब समानुपाती हटाओ तो R इक्वल हो जाता बच्चों ρL/A। यदि मैं इसको थोड़ा सा लंबाई ऊपर नीचे गुणा कर दूं तो ρL² ये हो जाएगा बच्चों A/L। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये आपका आयतन होता है। क्षेत्रफल समान नहीं हो सकता चालक तार का, लेकिन लंबाई बढ़ाने पर उसका आयतन समान रहता है, इसलिए आयतन तक लाना पड़ता है, क्योंकि ये क्षेत्रफल अलग अलग हो सकता है। यदि मैं आपसे कह देता कि R1 बराबर, तो आप इसको कहते कि रो मान लीजिए एक आपका नियतांक है L1/A1। लेकिन जब बच्चों आयतन के लिए मैं कहूंगा ना, तो अब आप कहोगे R1 बराबर रो, आप कहोगे L1² की जगह भी कर दोगे, जो कि समान है। मैं इधर ये आपको एक्स्ट्रा में जानकारी दे रहा हूं। अब इसलिए यहां तक क्यों लाया, क्योंकि भाई साहब क्षेत्रफल परिवर्तनीय हो सकता है। क्षेत्रफल, क्योंकि भाई तार पतला हो गया तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बदल जाएगा, लेकिन आयतन नहीं बदलेगा, इसलिए इसके आयतन तक मैंने लाया। यानी जो आपका R है वो कब समानुपाती होगा, जब भी होगा रो होगा, मतलब L² के समानुपाती होगा। ये चीज आपको क्लियर रखना है, ठीक है। मतलब यहां से निष्कर्ष निकलेगा कि जब मैं R1 की बटे R2 करूंगा तो ये L1² L2² के बराबर हो जाएगा। ये भी आप लोगों को बड़ा डाउट लगता होगा कि कैसे, कि भाई जब मैं कहा R1 बराबर रो L1² और जब मैंने कहा R2 तो आप डिवाइड बाय रो L2² पूरा का पूरा कट जाएगा, जो बचेगा तो यहां तक है। एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं, जानकारी दे रहा हूं। ऐसा क्यों करना पड़ा, आयतन तक क्यों लाना पड़ा, क्योंकि आयतन समान रहता है, लंबाई कितना भी बढ़ा दो आयतन समान रहेगा। ये यहां तक निष्कर्ष निकला, यहां तक निष्कर्ष निकला। अब बोला गया है कि जो L2 की जो लंबाई है वो पहले के लंबाई से n गुनी है, ठीक। तो आपका हो जाएगा R1/R2। भाई L1 तो रहने दो, लेकिन नीचे की जगह L2 की जगह n L1², मतलब L1²/n L1², इससे कट गया तो R1/R2 इक्वल 1/n²। अब यहां से देखो बच्चों, जो R2 का मान निकलेगा तिर्यक गुणा करोगे तो ये आ जाएगा आपके n²R1। मतलब जो चालक तार की लंबाई बढ़ा दी गई तो प्रतिरोध कितना गुना बढ़ गए, n² गुना हो जाएगा। कुछ समझ में आया क्या क्या आ गया कहानी। इसमें अधिकांश लोग फेल हो जाते हैं, ठीक है, अधिकांश लोग फेल हो जाते हैं, लेकिन अब आप लोग फेल नहीं होगे भाई, क्योंकि जो R होता है L/A के समानुपाती होता है, लंबाई के समानुपाती, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। जब समानुपाती हटाओ तो रो एक नियतांक लग गया, लंबाई का गुणा इसलिए क्योंकि मुझे आयतन लाना था। आयतन जब हो जाता है तो आयतन दोनों का समान रहता है, चालक तार की लंबाई कितनी भी बढ़ा दें
लेकिन आयतन जो होता है समान होता है, इसलिए यहाँ तक लाया गया। फिर मैंने कहा R1 बराबर इतना, R2 बराबर इतना, दोनों को जब अनुपात निकाला तो ये निकल आया भाई R जो अनुपाती है L स्क्वायर के, ठीक है। तो ये निकल कर आ गया। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि भाई साहब जो दूसरी लंबाई है वो पहले के n गुनी है, वैल्यू पुट कर दिए L2 की जगह, L1 कट गया, n स्क्वायर बच गया, तिरिया गुणा कर दिए, खत्म कहानी। बहुत ही सिंपल। एक छोटा सा क्वेश्चन बच्चों, इसे करना, हो सकता है सब बच्चा इसे कर लेगा, आसानी से कर लेगा, लेकिन आप लोग पढ़ो। एक चालक का प्रतिरोध 10 मिली ओम है, R बराबर है 10 मिली ओम, मिली ओम, मिली मतलब 10 घाते माइनस 3 का गुणा करेंगे तो ये ओम में बदल जाएगा। इसका चालकत्व तो G का मान निकालना, जिसका मान होता है 1/R के, यानी 10 × 10 घाते माइनस 3 ऊपर जाएगा बच्चों, ये वैसे 1/10 घाते 2 बचेगा, ऐसे ही तो बच रहा है, ठीक है। ये ऊपर जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 10 घाते 2 साइमन, या आप कह सकते हो 100 साइमन। ऐसा प्रश्न किसी बच्चे से बनेगा? अरे यूं ही बन जाएगा सर, इतना आसान प्रश्न किससे नहीं बनेगा? बोले सर हमसे तो वैसे ही बन रहा है, हमसे तो वैसे ही बन रहा है, क्यों ना हम आसानी से कर लें। और अगला प्रश्न जो आएगा ना, उसमें और दिमाग लगाना है। एक तार को खींचकर उसकी त्रिज्या में ले जाना है, त्रिज्या से संबंध बताना है, इस बार लंबाई से नहीं। आधी कर दी जाए, उसका प्रतिरोध पहले की तुलना में कितने गुना हो जाएगा। सबसे पहले आपको हल करते समय इतना ध्यान रखना है कि लंबाई कितना भी बढ़ा दो लेकिन उसका आयतन समान रहता है, ठीक है। तो माना तार की प्रारंभिक लंबाई L1, क्षेत्रफल A1 तथा त्रिज्या R1 है, तथा खींचने पर लंबाई L2, क्षेत्रफल A2 व त्रिज्या R2 हो जाता है। अब यहां से थोड़ा सा मजा आएगा, चूंकि आयतन समान रहता है। आयतन क्या रहता है बच्चों? समान रहता है कि नहीं? आप ही बताओ। तो पहले का आयतन क्षेत्रफल गुणे लंबाई, आयतन मतलब ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल में है और एक L और हो गया, और ये हो जाएगा A2 L2। अब जो आपका बच्चों एक गोला होता है, यानी वृत्त होता है भाई, जैसे मान लीजिए चालक तार है, इसके यहाँ वाला भाग जो है वृत्ताकार होगा, ये वाला भाग होता है ऐसे वृत्ताकार, इसका क्षेत्रफल होता है पाई R1 स्क्वायर, त्रिज्या R1 है, इसका हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर, त्रिज्या L2 है, सॉरी त्रिज्या R2 है, लंबाई L2 है। पाई से पाई काट दो बच्चों, तो यदि मैं यहाँ से कह दूं कि L1/L2 करो, तो ये त्रिज्या में संबंध आ गया R2/R1। ऐसा यहां तक क्यों कहा? क्योंकि भाई बोला है ना त्रिज्या आधी करेंगे भाई, और इसका संबंध हमको प्रतिरोध से ले चलना है। चूंकि रो बराबर होता है RA/L, या इससे आप R बराबर निकाल सकते हैं ρL/A, इसके पहले भी मैंने आपको समझाया। अब जब बच्चों R1 की बात आएगी तो ρL1/A1 आ जाएगा, वह जब R2 की बात आ जाएगी तो ρL2/A2 आ जाएगा। अब मुझे R1 और R2 में संबंध निकालना ही पड़ेगा, तभी ना बताऊंगा कि भाई पहले प्रतिरोध कितना था बाद में कितना। तो ρL1/A1 डिवाइड बाय ρL2/A2, रो से रो कैंसिल हो जाएगा बच्चों, लेकिन L1 ऊपर है L2 नीचे है, गुणे में क्षेत्रफल ऊपर जाएगा क्योंकि ये हर के हर में है, तो A2, और ये अंश के हर में तो नीचे आ जाएगा। ये संबंध निकल कर आया। अभी आपने पढ़ा था, देखना थोड़ा सा मजा आएगा, कहानी में ट्विस्ट आएगा। आप L1 की जगह L1 L2 की जगह ऐसा कर सकते हो, R2 स्क्वायर अपान R1 का स्क्वायर कर सकते हो, और ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर और पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि वो आपका जो इधर वाला भाग है ना, ये वृत्ताकार होता है। पाई से पाई काट दो
तो R2 का पावर 4 और R1 का पावर 4, ये 4 हो जाएगा 2 और 2। कितना बढ़िया है। अब बोला है त्रिज्या आधी करनी है, यानी जो बाद का जो त्रिज्या हो जाए पतला होगा, खींचेंगे तो R1 का कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तब R1 अपान R2 बराबर R2 कितना हो जाएगा, R1 का आधा हो जाएगा, घात में 4 डिवाइड बाय R1 का 4। ये भाई 2 का 4 बार होगा तो 16 आएगा, तो 1/16, 16 नीचे कर देता हूँ। R1 का 4 अपान R1 का 4, ये कट गया, तो R1 इधर आएगा तो 16 हो जाएगा और R2 इधर जाएगा तो ये आ जाएगा, मतलब R2 बराबर 16 R1, पहले से 16 गुना हो जाएगा। अतः प्रतिरोध 16 गुना हो जाएगा। थोड़ा सा समय इसे आप ज़्यादा देना तब क्लियर हो पाएगा, थोड़ा सा समय ज़्यादा देना, मज़ा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज का आखिरी प्रश्न, बाकी ऐसे ही हम आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको मिलता रहेगा। 10 ओम के एक मोटे तार को एक पतले तार के रूप में खींचा जाता है। हल करेंगे 10 ओम के मोटे तार को। ठीक सर, R1 बराबर कितना है आपका 10 ओम, स्टार्टिंग में बोल दिया है। एक पतले तार के रूप में खींचा जाता है, खींच देंगे तो उसकी लंबाई यानी बाद की जो लंबाई है 3 गुनी हो जाती है, मतलब प्रारंभिक लंबाई की 3 गुनी हो जाती है। ये तो क्लियर है, समझ रहे हो ना। तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा। अब लंबाई का संबंध है, पहले से ही संबंध रखेंगे, जो पहला क्वेश्चन था ना उसी तरीके से। चूंकि रो बराबर होता है RA अपान L, ये ठीक है, और हमें प्रतिरोध निकालना है तो R जो होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चूंकि आयतन स्थिर रहता है इसलिए इसको आयतन तक ले चलो, तो रो L स्क्वायर अपान A इंटू L, एक L ऊपर एक नीचे गुणा किया तो रो L स्क्वायर अपान V हो गया। तो जब मैं कहा R1 के लिए तो आप कहोगे सर रो L1 स्क्वायर अपान V निश्चित है। R2 के लिए जब मैंने कहा तो बोला रो L2 स्क्वायर अपान V निश्चित है ना, आयतन फिक्स है, लंबाई कितना भी बढ़ाओ। तो मैं आपसे कह दूंगा R1 अपान R2 का मान बताओ, तो बोलोगे सर रो L1 अपान V अपान रो L2 अपान V, रो से रो V से V कैंसिल, तो L1 का स्क्वायर अपान L2 का स्क्वायर। बताओ किसी को परेशानी। R1 अपान R2 बराबर कितना हो गया, L1 का स्क्वायर अपान L2 का स्क्वायर। लेकिन बोला बच्चा, बोला ये है कि जो हमारा 3 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, L2 का मान L1 के 3 गुना हो गया, तो 3 त्रिकाई 9, तो ये कट गया बच्चा 9। तो आपका R1 अपन R2 का मान हो गया 1/9, यानी इससे तो आप बता सकते हो कि R2 का मान है R1 के 9 गुना, R1 के 9 गुना है, R1 के 9 गुना है। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को तैयार कर लेना है, और एक आध क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे दूं। कुछ बच्चे कहते हैं ना कि सर होमवर्क नहीं दिया करते, एक क्वेश्चन आपको दे दूंगा, बाकी आप लोग कर लेना, इतना आप लोग समझदार हो। इस प्रश्न को आप लोग करना, मैं थोड़ा सा हिंट भी दे दूंगा कि एक तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता 100 माइक्रो ओम। बच्चों जब भी आपके पास प्रतिरोधकता दिया है 100 माइक्रो ओम दिया है, ठीक है, तो इसको जब ओम में बदलेंगे तो माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶, ठीक है, ये आपका ओम हो गया, ध्यान रखना। एक ये मालूम हो गया। और बोला है व्यास दे के रखा है, व्यास मतलब होता है आपका 2R, त्रिज्या का 2 गुना 0.4, तो आप लोग R बराबर कह देना 0.2 मिलीमीटर है ना। अब मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, तो आप इसमें 1000 का भाग दो, मतलब 0.2 इंटू 10⁻³ ये मीटर में बदल गया। अगला कंडीशन है ओम प्रतिरोध, R का मान है 10 ओम, R का मान है 10 ओम। होमवर्क था लेकिन मैं सोचा यार कठिन है आपके लिए, तो थोड़ा सा हिंट बता देता हूँ। 10 ओम है, बनाने के लिए कितना तार लेना पड़ेगा, मतलब लंबाई निकालना है आपको, ठीक। तो सबसे पहले रो बराबर होगा RA अपान L, ये होता है। लंबाई निकालना है, L बराबर हो जाएगा RA अपान L। R का मान आपके पास, अच्छा एक और है, इसका मान हो जाए πr स्क्वायर, ये त्रिज्या दिया है ना R स्मॉल r, πr स्क्वायर अपान L।
R का मान है 10 ओम, पाई का मान है 3.14, 10th में पढ़े हो। R का मान है बच्चों आपका 0.2 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय L का मान हमें निकालना, ये रो का मान है, पक्षांतर कर दिया ना, रो बराबर इधर और L बराबर इधर। इसका मान है आपका 10, ये 100 था, तो 100 × 10⁻⁻6, ये आपका 0 से 0 कट गया। कितना बचा? 3.14। इसका जब वर्ग लगेगा 0.04, इसका हो जाएगा 10⁻⁻6 डिवाइड बाय 10 × 10⁻�6, इससे कट जाएगा। ठीक है, एक और 10 ऊपर जाएगा, तो ये 10 और ऊपर भाग देंगे तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, और गुणे 0.04 इसका गुणा करना भाई साहब आप। और कहीं पे बच रहा है, यदि बच रहा हो तो बताना, कहीं पे गुणा भाग गड़बड़ ना होने पाए, इतना कर लोगे। लेकिन बच्चों ये आपका थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो आपका ये ओम है, प्रतिरोधकता ओम मीटर में होता है, तो इसको यदि करते तो ओम मीटर में बदलने के लिए इसको एक और गुणा करते 10⁻², तो ये आपका हो जाता ओम मीटर हो जाता। तो यहाँ पर 10⁻² का गुणा होता, तो यहाँ पे 10⁻² का गुणा होता। कैलकुलेट करते 4 3 12, 1.256 आंसर आ जाता। कैलकुलेट कर लेना, बाकी मैं इसको इसलिए करा दिया, ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, होमवर्क तो दे दिया था लेकिन मैं समझ गया था कि बच्चा हिल जाएगा इसको करने के लिए। ये ओम था यार, ओम था, है ना, और ओम को ओम मीटर में बदलना है, क्योंकि जो आपका रो होता है ना, इसका मात्रक ओम मीटर होता है, उसके मात्रक तक ले जाना पड़ता है। पहला क्वेश्चन है, एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, उसमें आवेश की मात्रा बताइए। यहाँ पर आपको हल करते समय बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे के रखा है 100, ठीक है, और आपसे पूछ दिया जाए एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो 1.6 × 10⁻19 कूलम, ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। अच्छा, मुझे टोटल आवेश निकालना है, तो आवेश के क्वांटमीकरण से Q बराबर होता है Ne। Q बराबर Ne, N का मान है आपका बच्चों 100 और E का मान है 1.6 × 10⁻19। यहाँ पर देखिए 10⁻2 है, इससे घट जाएगा, तो भाई 10⁻19 है, तो यहाँ पर 10⁻17 आएगा, क्योंकि ये धन में ऋण में तो 2 घटेगा, ये आपका आंसर आ गया। भाई सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है, आप सोचोगे कि हम गुणा भाग करना सिखाएंगे तो ये बहुत बड़ी भूल है। बोर्ड एग्जाम सर पे है और हम सोचे कि गुणा भाग सीखे तो ये गलत काम है। यहाँ पर सुपर फास्ट रिवीजन है, जो बच्चा विधिवत पढ़ेगा वही समझ पाएगा। दूसरा प्रश्न बच्चों देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है, क्या किसी पदार्थ में 6.0 × 10⁻18 कूलम आवेश संभव है यदि n का मान पूर्णांक आ जाए। n का मान, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा पूर्णांक में होता है, -1/2 1/3 ऐसा नहीं रहता है, या कि 3.4 2.3 भिन्नात्मक रूप से दशमलव रूप में नहीं रहता। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है हमेशा पूर्णांक के रूप में रहता है। तो चूंकि सबसे पहले ये पता करना बच्चों कि ये दिया क्या है, ये कूलम है, मतलब आवेश का मान दे के रखा है, दिया है, दिया क्या है बच्चों, Q बराबर 6.0 × 10⁻18। अब मैं आपसे बोल दूं कि E बराबर कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम, जो दिया है, जो ज्ञात है, ये मान तो आपको हमेशा याद रखना है। अब होता है बच्चों Q बराबर Ne, तो आपसे बोला जाए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो, तो Q/E हो जाएगा। Q का मान कितना है आपके पास, 6.0 × 10⁻18, और नीचे बच्चों आपका हो जाएगा 1.6 × 10⁻19। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल तरीके से कटेगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा दशमलव से दशमलव हटा दो तो 60/16 हो जाएगा। अब बच्चों ये 10⁻18 है ना, ये जाकर के प्लस में हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। अब इसको 16×5 यदि इसको काटोगे तो यहाँ पे आपका 6.0 ही था, ठीक है, तो 16×5 अधिक हो जाएगा, 16×32 16×3 48 3 16×3 फिर 12 बचेगा तो 120 हो जाएगा, 16×7 ठीक है, लगभग जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे भाग न पचो लब्ध शून्य इतना हो जाएगा, गुणे 10 घाते आपका यहाँ पर 1 बचेगा 1, ठीक है, इतना आएगा। तो लगभग आपका आगे लगाओगे बच्चों तो 16×7 112, 8 बचेगा, तो फिर 8 बचेगा तो आप 16×85 यहाँ से जाएगा, 10 गुणा कर दो तो 37.5 आ जाएगा, इतना आ रहा है, जो कि क्या पूर्णांक है, चूँकि n पूर्णांक नहीं है, चूँकि n पूर्णांक नहीं है, और जब पूर्णांक नहीं है तो इतना आवेश किसी भी पदार्थ पर संभव नहीं है। अतः दिया गया आवेश
किसी भी पदार्थ के लिए दिया गया आवेश किसी पदार्थ के लिए संभव नहीं है, किसी पदार्थ के लिए संभव संभव नहीं है। ठीक है बच्चों, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्लियर है? जय हो शंभुनाथ। चलो भाई तीसरे प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न बच्चों, एक कूलाम आवेश पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया और लोगों से नहीं बनता है। लोग जानते हैं क्या कराते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये देख लेते हैं, ये आवेश का मान है, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं है, ध्यान रखना। और इस प्रश्न पर हमेशा लोग कंफ्यूज रहते हैं। देखो हल करते हैं अपन। आवेश का मान देके रखा है, क्यू का मान 1 कूलाम, ठीक है। और बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और पूछा क्या है इसमें, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Q बराबर Ne होता है, तो N बराबर आपका हो जाएगा N बराबर Q/E। Q का मान कितना बच्चों, 1 कूलाम और 1.6 × 10⁻⁻19। देखो दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10/16 हो जाएगा और इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻19 प्लस में हो जाएगा बच्चों। अभी भाग नहीं जा रहा है ना, तो 1 जीरो और बढ़ा लो, तो 100/16 कर दो और 10⁻18 कर दो। 1 जीरो हमने यहाँ पे बढ़ा दिया। अब 16 × 5 = 80, 16 × 6 = 96, फिर 96 4 बचेगा तो 16 दूना 32, 8 बचेगा, 16 × 5 = 80 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। 1 कूलाम आवेश पे इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसे कोई नहीं सोचता, इसे कोई सोचते नहीं है। बस ये ऑप्शन देखते हैं, ये वाला लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। इसके बाद चौथा प्रश्न देखो, 2 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम किसका मात्रक है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक समान विद्युत क्षेत्र में न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। एक समान विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन कितने बल का अनुभव करता है? हल करेंगे, देखिएगा। सबसे पहले देके रखा बच्चों, आपके पास E बराबर देके रखा है 2 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम, ये मान देके रखा है। बोला है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन की संख्या भी देके रखा है, कितने बल का अनुभव करता है। तो अभी यहाँ पे आपसे पूछ दिया जाए कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है ना। इसका मतलब Q बराबर दिया है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये आपका Q का मान आ गया। अब मुझे निकालना बच्चों कितने बल का अनुभव करता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा है एकांक आवेश पर लगने वाला बल। यानी यहाँ से आपका F बराबर निकल कर आ जाएगा, F बराबर Q × E। Q का मान कितना है? Q का मान है 1.6 × 10⁻⁻19 और बच्चों E मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 × 10⁻³ देखो बच्चों 16 दूना 32 मतलब 3.2 और ये माइनस में ये प्लस में है, घट जाएगा तो 16 बचेगा, मतलब 19 में 3 घटेगा तो 16 आ गया, आंसर आ गया। न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो बल का मात्रक न्यूटन, इसलिए हमने यहाँ पे न्यूटन लगा दी। इस प्रश्न को करिए कि 6 माइक्रो कूलाम आवेश से 3 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बच्चों आप लोग पढ़े होंगे, हाल यहाँ पर लिखना चाहिए, यहाँ लिख दिया, कोई बात नहीं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है 1/4πε0 × Q/r²। अब कहोगे सर ये कब लगेगा, ये कब लगेगा? जब दूरी दिया हो ना, तो ये बिंदु आवेश के कारण तीव्रता होती है बच्चों, इसको हमको लगाना पड़ता है जब दूरी दिया हो। ठीक है, अब सबसे पहले आपके पास Q का मान दिया है 6 माइक्रो कूलाम, इसको कूलाम में बदलना है तो माइक्रो में 10⁻⁻6 गुणा कर दे तो कूलाम में बदल जाता है। R का मान देके रखा है 1 मीटर, तो इसको अपन मीटर में दे रखा है ना बच्चों, तो मीटर में रहने दो। R का मान है 3 मीटर, सेंटीमीटर में होता तो उसको मीटर में बदल लेते। बाकी 1/4πε0 इसका मान तो सबको पता है, 1/4πε0 इसका मान कितना होता है 9 × 10⁻9। ठीक है, चलिए तो आपके पास E बराबर आ गया बच्चों, इसका मान आ गया 9 × 10⁻9, फिर डिवाइड गुणा Q का मान है आपके पास कितना 6 × 10⁻6 डिवाइड बाय R² मतलब 3 का स्क्वायर। ठीक, तो 3 का स्क्वायर से ये 9 चला जाएगा तो बचेगा आपका 6 गुणा, फिर यहाँ पे बच्चों 9 है और 6 है तो 9 प्लस में है 6 माइनस में है तो 9 में 6 घट जाएगा, 10 घात कितना आ गया आपका 3। और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। क्या होता है बच्चों?
न्यूटन प्रति कूलाम। ये देखिए एकदम छोटा सा क्वेश्चन है और लोग डर जाते हैं और आपसे बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ये प्रश्न आपको देखने में कठिन लग रहा लेकिन उतना ही आसान है। एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण दे के रखा है, हल करेंगे। पहले दिया क्या है बच्चों? दिया है, चलो हम यहीं से हल करते हैं। दिया है, क्या क्या दिया है? एक वैद्युत जिसका द्विध्रुव आघूर्ण मतलब P का मान दे के रखा है 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर है। चलो भाई, कूलाम मीटर है। ये आपके पास पहला चीज दे के रखा है। एक समान विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा गया है। वाह यार, थीटा का मान भी दे के रखा है। थीटा का मान दे के रखा है 30 डिग्री, ठीक है। 5 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलाम से, मतलब E का मान दे के रखा है। न्यूटन प्रति कूलाम क्या है? E है। ये मात्रक से समझ में आ जाता है कि किसका मान दिया है। बोला है द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बल आघूर्ण का मान। तो बल आघूर्ण टाउ का मान होता है बच्चों, आपका होता है PE sin थीटा। अब कहोगे सर P का मान तो दिया है 4 × 10⁻⁹, E का मान भी दिया है 5 × 10⁴, और साइन थीटा का मान भी दिया है 30 डिग्री। देखो भाई, सबसे पहले 4 × 5 = 20 कर दो, और 10 का घात यहाँ पे बच्चों आपका कितना है? 9 है, और 9 में 4 घट जाएगा तो -5 बचेगा। और साइन 30 का मान कोई बता दो तो 1/2। अब इसका भाग दोगे तो 10 आ जाएगा, 2 का भाग दोगे तो आपका हो जाएगा 10। एक और घट जाएगा बच्चों, क्योंकि 10⁻⁻5 है, ये 1 है तो आ जाएगा 10⁻⁻4। और यहाँ पे किसका मान निकालना था? बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का हो जाएगा न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर, ये आ गया आंसर। देखो 3 लाइन में हमने लगा दिया। आप लोगों को थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिखना है तो और समय लगा सकते हैं। एक एक लाइन, जैसे एक लाइन में इसको लिखो, फिर नीचे में थीटा लिखो, फिर E का मान लिखो, फिर टाउ बराबर सूत्र लगाओ, फिर वैल्यू पुट करो। इस तरीके से आधे पेज का हो जाएगा। हम तो यहाँ पे समझाने आए, इसलिए सोचते हैं कि बिल्कुल जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम इसको सॉल्व कर दें, क्योंकि सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है। अगला प्रश्न है बच्चों, एक चालक पर 14.4 × 10⁻⁻19 कूलाम धनावेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी है? अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। यहाँ पर देखो कूलाम में दिया है, मतलब आवेश दे के रखा, ये पहला काम हो जाता है, ठीक है। और बच्चों मैं आपसे कह दूं, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम को C से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए मुझे एक फार्मूला लगाना पड़ेगा, Q बराबर होता है Ne। तो N बराबर कैसे निकालेंगे बच्चों? Q/E, ठीक है। तो यहाँ पे N बराबर हो जाएगा, Q का मान कितना है? 14.4 × 10⁻⁻19 डिवाइड बाय E का मान है 1.6 × 10⁻⁻19। कितना सिंपल है। यदि यहाँ से घात को काट दो, 16 नहीं है 144, तो आपका आ गया। अधिकता या कमी है तो प्लस में आया है, और जब कोई धनावेश होता है मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। यहाँ पे चूंकि चालक पर कैसा बच्चों? चालक पर धनावेश है, चालक पर धनावेश है, और धनावेश ये बताता है अतः उस पर 9 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। 9 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ठीक है बच्चों। 9 इलेक्ट्रॉनों की क्या है? कमी है। चीज़ें क्लियर है? क्योंकि धनावेश है, किसी भी चालक पर धनावेश कब आता है? जब उससे इलेक्ट्रॉन निकल चुका होता है, मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए यहाँ पर आपका धनावेश है, ठीक है। तो अधिकता या कमी बताना था, तो इलेक्ट्रॉन की कमी है। एक पॉलीथीन के टुकड़े को ऊन से रगड़ने पर उसमें 4.8 × 10⁻⁷ कूलाम का ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। पहले यहाँ पे आवेश का मान दे के रखा है। ऊन से पॉलीथीन में स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो नंबर ऑफ N निकाल लेंगे। चलो ठीक है। आगे बोला है पॉलीथीन के द्रव्यमान में वृद्धि की गणना करनी है, मतलब टोटल कितने द्रव्यमान है, तो जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से गुणा कर देंगे। भाई नंबर आप देखो, 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है, और कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं उसका गुणा कर देंगे। चलिए तो हल करते हैं। सबसे पहले एक चीज हमेशा नोट करो कि क्या दे के रखा है। आवेश का मान दिया है
4.8 गुणे 10 घाते माइनस 7 कूलम। ठीक है, आवेश का मान, और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश है 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 कूलम। ये भी ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए Q/E करना पड़ता है, मतलब 4.8 गुणे 10 घाते माइनस 19, सॉरी 7 है बच्चों, 7, ये 19 नहीं है, 7, ठीक है, -7, और है 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19, 16 3 48, मतलब 3 गुणे 10 घाते, ये -7 है बच्चों, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब आपका +19 हो गया। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा 19 में 7 घटा दो तो 3 गुणे 10 घाते 12, ये इलेक्ट्रॉन आ गया। अब चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणे 10 घाते माइनस 31 किलोग्राम, तो हमें टोटल द्रव्यमान निकालना है। पॉलीथीन के द्रव्यमान में वृद्धि, कितना द्रव्यमान में वृद्धि होगा, कितना इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या है 3 गुणे 10 घाते 12 और 1 इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान 9.1 गुणे 10 घाते माइनस 31 है बच्चों, नहीं तो कह दो सर 37 लिख दिया आपने, गलत कर दिया सर। देखो 3 1 कम 3 और 9 त्रिक 27, अब 31 में 12 घटा दो, 31 में 12 घटाओगे तो 19 आएगा, ठीक है, लेकिन 0.1 अंक पहले लगाना है, यानी 10 का और भाग देंगे तो 10 का गुणा करेंगे तो 2.73 और 10 का भाग दिए तो ये दशमलव इधर आया है तो इसमें 10 का गुणा करना पड़ेगा, तो आगे आपका 18 किलोग्राम। इतना द्रव्यमान जो है पॉलीथीन पर बढ़ जाएगा। पूछा है ना कि भाई पॉलीथीन में कितने द्रव्यमान की वृद्धि होगी, तो ये चीज़ तो हमेशा याद रखो कि द्रव्यमान उतना ही बढ़ेगा जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। सही है कि नहीं भाई, 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है ये चीज़ आपको पता कर लो, और फिर कितने इलेक्ट्रॉन बढ़े उसका गुणा कर दो तो उतना द्रव्यमान उसमें बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न चलिए बच्चों, नाभिक देके रखा है नाइट्रोजन का, इसमें आवेश की गणना करनी है। सबसे पहली बात, इस प्रकार का कोई एलिमेंट दे दे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 है, प्रोटॉन की संख्या भी 7 है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर आवेश कितना होगा उसकी गणना आसानी से कर सकते हो। तो यदि मैं आपसे कह दूँ 7 and 14 यानी परमाणु क्रमांक 7 है, परमाणु द्रव्यमान 14 में प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सब की संख्या बराबर होती है, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। प्रोटॉन की संख्या यहाँ पे 7 है और 1 इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 कूलम, ये तो सबको पता है। और हमें निकालना है Q बराबर Ne, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। बताओ किससे नहीं बनेगा। 16 7 112 गुणे 10 घाते माइनस 19। अब आपको बताया कि जब दशमलव इधर खिसकाएंगे तो 10 का भाग देंगे तो 1.12 आ जाएगा, और जब 10 का भाग यहाँ पे दिए तो 10 का गुणा करेंगे तो ये बच जाएगा आपका 10 का घात 18 कूलम। यूँ लो, 1-2 लाइन में आंसर आ जाता है, और ऐसे प्रश्न पर लोग डर जाते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, लेकिन उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग यूँ आसानी से कर लोगे। अगला प्रश्न सॉल्व करिए बच्चों, 2 प्रोटॉनों के बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए यदि उनके बीच की दूरी इतना है। चलिए हल करेंगे। सुपरफास्ट रिवीजन बच्चों, गुणा भाग करना आपका काम है, दोनों बीच की दूरी पहले दे के रखा है। अब मैं आपसे कह दूं कि 2 प्रोटॉन है, दोनों धनात्मक है, समान है, और 1 प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 कूलम। ये आपको हर प्रश्न में देखने को मिला है, और इतने में भी आपसे याद नहीं हुआ तो समझ लीजिए आप पढ़ाई करना छोड़ दीजिए, आपके बस की बात नहीं है। 4.0 गुणे 10 घाते माइनस 15 मीटर, ये R का मान दे के रखा है। ठीक है बच्चों, तो अब आपसे मैं कह दूं कि F बराबर कितना होता है। एक क्वेश्चन हमने करा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, बल की गणना करनी है कूलाम के नियम से, इंटू Q1 Q2 बटा R², ये कूलाम का नियम कहता है। अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणे 10 घाते 9, सही है, और बच्चों Q1 का मान है 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19, Q2 का मान भी है 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19, डिवाइड बाय बच्चों R² मतलब ये आपका हो जाएगा 4.0 गुणे 10 घाते माइनस 15 का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करो बच्चों। देखो
ये हो जाएगा आपका 16 का 16 से गुणा तो 256, तो 9 गुणे 256, 256, 1 और 2 अंक के पहले दशमलव, गुणा में बच्चों ये आपका 10 घाते 9 है, और ये 19 और 19 10 घाते 19 दूनी 38 हो गया, डिवाइड बाय 4 चौको 16 गुणे 15 15 आपका 30 हो गया। देखो बच्चों 16 से कट रहा है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा फिर से 16 16 16 ही से कटेगा, तो ये आपका बच्चों 1.6 आ जाएगा। और 16 का 9 से गुणा कर दो आप लोग तो कितना आ जाएगा, 16 नैया 144, 16 नैया 144.1 अंक के पहले। और बच्चों यदि 38 में 9 घटा दो तो 10 का घात -29 आ जाएगा, और ये ऊपर चला जाएगा तो 10 का घात ये आपका बच्चों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना होगा भाई साहब, ये 30 हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, कहीं पे दशमलव का गड़बड़ेशन है थोड़ा सा, यहाँ पे देखो कैलकुलेट करो, 19 का 19 और 19 से 38 हो जाएगा बच्चों, 16 एकम 16, ठीक है, दशमलव ये ठीक है, 16 नहीं है 144, ये भी ठीक है। तो मतलब दशमलव 1-2 अंक के पहले लगाना यहाँ पे लगता तो 0.16 आता ये, तब बच्चों ये दशमलव यहाँ पे लग जाता, तो यहाँ पे दशमलव आप लगा देना, ठीक है। तो आपका आ गया 1.44 गुणे 10 यानी 14.4। ये दशमलव लगाने के तात्पर्य 16 16 256, तो दशमलव यहाँ लगेगा ना, 1 और 1 2 अंक, तो 2 अंक के पहले लगाना था, तो यहाँ पर आता 0.16, ठीक है, 16 नहीं 144, 1.44 आता, फिर गुणा करते तो ये आंसर आ जाता। तो देखो दशमलव का भी खेल होता है, इधर उधर हुआ कि आंसर गलत हो ही जाना है। अगला प्रश्न आपके लिए बच्चों, लेकिन आप यूँ आसानी से कर लोगे, 3 गुणे 10 घाते 3 न्यूटन प्रति कूलाम की विद्युत क्षेत्र में स्थित प्रोटॉन पर लगने वाले बल की गणना करिए। अब यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देखो कि क्या देके रखा, न्यूटन प्रति कूलाम, ये क्वेश्चन हमने इसके पहले भी कर लिया। ई का मान देके रखा है 3 गुणे 10 घाते 3 न्यूटन प्रति कूलाम। भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ही तो मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश मैं आपसे कह दूं तो ये आवेश का मान हो जाएगा 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलाम। मुझे निकालना है बल की गणना, तो ई बराबर होता है बच्चों एकांक आवेश पर लगने वाला बल, तो फिर बल बराबर हो जाएगा Q इंटू ई। Q का मान कितना है 1.6 गुणे 10 घाते -19। फिर बच्चों E का मान कितना है 3 गुणे 10 घाते 3। अब 16 3 48 तो 4.8 हो जाएगा, और 19 में 3 घटा दो तो 10 घाते -16 न्यूटन हो जाएगा आंसर। न्यूटन क्यों करा सर, बल का मात्रक न्यूटन होता है इसलिए हमने न्यूटन किया है। तो आज के लिए इतना ही, और बच्चों लगातार आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो लाता रहूँगा। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।